चारों मंगल उत्तम है, ये चारों मंगल उत्तम है, मैं शरण इन्हीं की आ जाऊं। इनका ही मनन सुमिरन करके अपने शुद्धात्म हो जाऊं। पनवेषण हो आराधन हो, पनवेषण हो आराधन हो, फिर नित्य निरंजन आ जाना। मंगल हरिहन मंगल से मंगल साधु पद आ जाना। ये पंच कल्याण सुयोग मिला, निर्वाण भूमि पर आ जाना। मंगल सुयोग्य महान मिले, जिन्हें वाणी कामरत पा जाना। मेरा नर भव अब सफल करो, मेरा नर भव अब सफल करो, ऐसा कुछ गुरुवर बतलाना। मंगल हरिहन मंगल से मंगल साधु पद आ जाना। मंगल हरिहन मंगल से। जय 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 महावीर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ऊर्जामय प्रस्तुति मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम चलते हैं हमारे फेडरेशन सूत्र वाचन के लिए। फेडरेशन सूत्र वाचन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी की सदस्य श्रीमती ज्योत्सना जी जैन, आप पधारें फेडरेशन सूत्र के लिए। अनम्यूट कीजिए ज्योत्सना जी। ज्योत्सना जी, ज्योत्सना जी अनम्यूट कीजिए। ज्योत्सना जी, ज्योत्सना जी अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। ज्योत्सना जी आप सुन रहे हैं? हाँ आप। यस एक्चुअली आपकी अनम्यूट नहीं था। अच्छा, खोल नहीं पा रही थी। सभी को सादर और सबसे पहले बोलने से पहले एक बार प्रमीला जी को सारी बधाई देना चाहती हूँ और JSDIF के सभी पदाधिकारी को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक तो उन्होंने मुझे इस ग्रुप में जोड़ा, एम्पावरमेंट ग्रुप में, और मुझे आज मौका दिया है फेडरेशन सूत्र वाचन करूं। थैंक यू सो मच। तो फेडरेशन सूत्र वाचन, संगच्छध्वम संवतध्वम संवसो मनासी जानतम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनानम उपासते। अर्थात जैसा कि हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉक टुगेदर, टॉक टुगेदर, एक्ट विथ वन माइंड। हम सभी एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले, आपस में संवाद करें, वह हमारा ही लक्ष्य हो, बंधुत्व की सेवा, बंधुत्व सभी। आवाज नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योत्सना जी। जी हाँ साथियों, हमारे JSDIF मेवाड़ रीजन में ऐसी मैत्री भाव की खुशबू आती है, दिल में खुशी के फूल खिलाती है। ऐसी महिमा है हमारे मेवाड़ रीजन की, जो हमें बंधुत्व से प्रेम, बंधुत्व की सेवा और बंधुत्व के साथ व्यापार करना सिखाती है। अब मैं आगे
हमारे आज के कार्यक्रम का आगाज करने हेतु, आज के कार्यक्रम में सभी का वेलकम करने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मेवाड़ रीजन के चेयरमैन श्रीमान मोहन जी बोहरा साहब को। मोहन जी बोहरा साहब। हेलो। हेलो। हाँ साहब, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज की इस महती सभा में हमारे उपस्थित फेडरेशन के जो हमारा गौरव बढ़ा रहे हैं मेवाड़ रीजन के श्रीमान आरसी मेहता साहब, श्रीमान अनिल जी नाहर साहब, सुभाष जी मेहता साहब सचिव महोदय और मेवाड़ रीजन से पधारे हुए सभी पदाधिकारीगण, हमारे प्रमुख वक्ता श्रीमान प्रवीण जी मेहता साहब, श्रीमती पंखुड़ी जी पुरकर और सबसे महत्वपूर्ण जो आज इस सभा को आयोजित कर रही हैं डॉक्टर प्रमीला जी, जैन वुमेन कमेटी चेयरमैन, और उनके सभी जितने भी एस्टीम साथी हैं, कमेटी के सदस्य हैं, उनका मैं अभिवादन करता हूं। और आवाज नहीं आ रही है बोहरा साहब, आवाज नहीं आ रही है। संगनी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है बोहरा साहब। बोहरा साहब, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। 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 आ रही, आवाज आ रही है, हाँ बोलिए आप। तो आज का हमारे को ज्ञान जो देंगे ये बहुत ही बढ़िया है। डिजिटल पेमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, साइबर क्राइम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये केवल वुमेन के लिए नहीं है, सब मैन के लिए, सभी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके लिए मेरा मानना है कि जैसे सतयुग गया, उसके बाद में कलयुग आया, और आज मैं ये समझता हूँ अभी ये डिजिटल युग आया। और इस डिजिटल युग का अगर हमारे को ज्ञान नहीं है तो हम ये समझते हैं पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ ही माने जाएंगे। इसलिए डिजिटल युग बहुत इंपॉर्टेंट है और इस डिजिटल युग का हमें पूरा पूरा लाभ मिले, इसके लिए हमें हमारे को बार बार एक ही वर्कशॉप नहीं, बार बार वर्कशॉप करने चाहिए। बहुत से लोगों को ऐसा रहता है दिमाग में कि हमें बहुत कुछ नॉलेज है, लेकिन नॉलेज होता नहीं है। तो मेरा मानना है कि इसको प्रमीला जी इसको अगेन एंड अगेन 2-3 वर्कशॉप इस सब्जेक्ट पे करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात मैं इसमें एक और जोड़ता हूँ कि जैसे अपन बहुत सी जगह रोड साइड पे देखते हैं दृष्टि हट्टी और दुर्घटना घटी, तो मैं इस डिजिटल युग में जो कि आज की तारीख में जो डिजिटल पेमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट और साइबर क्राइम की बात है, तो ये मैं मानता हूँ कि ज्ञान भटका, काम अटका और धन घटा, यानी कि धन गया। इसमें हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। डिजिटल युग के बहुत फायदे हैं डिजिटल के,
लेकिन उसमें नुकसान होने की पूरी संभावना है। इन संभावनाओं को कम करने के लिए हमें बराबर सतर्क रहने की आवश्यकता है, और इसके लिए मैं आप सब लोगों को मेवाड़ रीजन की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने ये जो सब्जेक्ट चुना है बहुत ही उत्तम है, और इसको बार बार करिए। और आज हम ऑनलाइन इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, कल की तारीख में पूरा हमें प्रयास करना चाहिए कि इसको हम फिजिकल भी कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, मुझे आपने समय दिया, और जितने भी श्रोता हैं उनको भी अभिनंदन और धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्कशॉप का आप जरूर लाभ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद फरहाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप बोल रहे थे, इस टॉपिक पर 2-3 चर्चाएं हम करेंगे। वास्तव में आप सभी का साथ रहा तो हम इस विषय पर चर्चाएं भी करेंगे, और रूबरू हो सका तो ऐसा कार्यक्रम भी रखेंगे कि वास्तव में सभी को कुछ न कुछ सीखने को मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे साथियों, पहले हम 26 जून को महिला सशक्तिकरण पर एक कार्यक्रम कर चुके हैं, जिसमें हमने मुख्य अतिथि के रूप में रिटायर्ड IAS अफसर श्री राजेंद्र जी भानावत एवं राजस्थान संस्कृत अकादमी की डॉक्टर सुषमा जी सिंघवी को बुलाया था। उनके साथ भी हमने बहुत सारी वार्ताएं करी थी, बहुत अच्छा नॉलेज लिया था, और लास्ट में उन लोगों ने क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोगों की जो भी जिज्ञासाएं थी उन सभी को भी दोनों ने शांत किया था। तो आइए अब हम बात करते हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट की। मानव समाज के 2 पक्ष हैं, स्त्री और पुरुष। प्राचीन काल से ही पुरुषों को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है, और हमेशा स्त्रियां पुरुषों से नीचे ही मानी जाती है। हमेशा स्त्रियां पुरुषों के नियंत्रण में रहकर ही कार्य करती है। आज भी समाज में स्त्रियों को जो स्थान है वो द्वितीय श्रेणी का स्थान मिला हुआ है। उनको पुरुषों के समान अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, परंतु इतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना कि पुरुष को मिलता है। साथियों, नारी शक्ति को कम समझना हमारे समाज की एक विकृत मानसिकता है। कुछ लोग कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता है, औरत का कोई घर नहीं होता है, लेकिन मेरा तो मानना है कि औरत के बिना कोई घर ही नहीं हो सकता। जैसे देखा जाए तो स्त्रियां पुरुषों से अधिक बुद्धिमान होती है, क्योंकि वे पुरुषों से कम जरूर जानती है, परंतु वो उससे कहीं ज्यादा समझती है। हम महिलाएं हैं, इसलिए दुनिया हम पर अपनी सोच थोपती है, हमको बताती है कि हमको कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमको कैसे कपड़े पहनना चाहिए, हमको किसके साथ मिलना चाहिए, या हम कहाँ जा सकती है, कहाँ नहीं जा सकती है, बहुत सारी बातें होती है। परंतु मेरा ये मानना है कि लोगों की तुच्छ मानसिकता की परवाह किए बिना अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वयं को जीवन पथ पर निरंतर सदमार्ग, याद रखिएगा मैं जो बोल रही हूँ, सदमार्ग, अच्छे मार्ग पर, सदमार्ग पर गतिशील बनाने हेतु अंतर्मन के ज्ञान प्रकाश से अपनी पसंद और नापसंद आप स्वयं चुने, तभी हम विवेक के अनुसार कोई अच्छा निर्णय ले पाएंगे। कहा जाता है, जो तुच्छ मानसिकता वाले लोग हैं वो कहते हैं अरे नारी तो स्वतंत्रता के योग्य ही नहीं है। ऐसी घटिया सोच अब बदलने का समय आ गया है। अब समय आ गया है हमें आगे बढ़ने का। स्त्रियां भी पुराने बंधनों से मुक्त होकर आगे बढ़ना चाहती है और वर्तमान समय में बढ़ भी रही है। साथियों, हमारा शत्रु अक्सर हमारे भीतर ही है, हमारा शत्रु हमारे भीतर ही है। हम अपने हृदय में, अपने मन मस्तिष्क में या अपने आसपास हम दीवारें खड़ी कर देते हैं ना, तो हम दुनिया को सुधारने से पहले हम अपने आप को सुधारें, अपने आप में झांके और अपने आप में हम परिवर्तन लाएंगे, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे, तभी हमारे में आत्मविश्वास डेवलप होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कहा जाता है वर्तमान समय में परिवार, समाज, राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का योगदान होना चाहिए। तो इसके होने के लिए महिला सशक्तिकरण बहुत ही आवश्यक है। वैसे पूरी दुनिया महिला सशक्तिकरण का बिगुल बजा ही रही है। सशक्तिकरण कितने वर्षों से ये टॉपिक चला है और अभी भी चल ही रहा है। तो हमें महिलाओं को नए नए क्षेत्रों में उनकी प्रतिभाओं की पहचान करवाना है, और वर्तमान समय में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत आगे बढ़ चुकी है, और अभी कोई भी ऐसा क्षेत्र मुझे नजर नहीं आता जहां पर महिलाएं आगे नहीं बढ़ी हो। मतलब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ी है और उन्होंने अपना तवज्जो, अपना वर्चस्व पूरे वर्ल्ड में उन्होंने फैलाया है। डेफिनेटली किसी भी समाज में अगर सक्सेस पाना है तो किसी भी समाज की सक्सेस के लिए एम्पावरमेंट बहुत जरूरी होता है, बहुत आवश्यक भी है। हम वुमेन्स एम्पावरमेंट को एक नए स्किल सीखने की प्रेरणा देता है। हम वुमेन्स को एम्पावरमेंट अगर हमारे में आ जाता है तो हम बहुत सारी स्किल सीख सकते हैं, हमारे में बहुत सारा कॉन्फिडेंस उत्पन्न हो सकता है। साथ ही हमारे
अंदर जो सोच है, हम लोग सोच सकते हैं कि भाई हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। केवल हमको सिर्फ समाज देश की ओर कदम बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है, इसके लिए महिलाओं को खुद के लिए भी कुछ करने की जरूरत है। तो महिलाओं की राइट्स को लेकर भी लोग कॉशियस है और अब उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाने लगी है। वहीं दूसरी ओर महिलाओं ने भी अपने हुनर को पहचाना है, अपनी काबिलियत का परिचय पूरे वर्ल्ड को दिया है, चाहे बात पढ़ाई लिखाई की हो या स्पोर्ट्स की, व्यवसाय की हो या राजनीति की। महिलाओं का हुनर अब लोग मानने लगे और हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी एबिलिटी का पूरे विश्व में नाम कमाया है। मेरी कॉम से लेकर मिताली राज तक का नाम आज पूरी दुनिया जानती है और ये महिलाएं दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनी है। तो बहुत सारी महिलाएं आज के बढ़ते हुए प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट से कोसों दूर है, उनको भी हमें इस ओर अग्रसर करना है, उनको भी आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास होना चाहिए। पुरुषों की भांति महिलाएं भी देश की समान नागरिक है और उन्हें भी स्वावलंबी होना चाहिए, उन्हें भी सेल्फ सपोर्टिंग होना चाहिए, ताकि समय आने पर वह अपना बिजनेस शुरू कर सके, अपना जॉब कर सके और जब जरूरत हो तो अपने परिवार को चलाने में मदद भी कर सके। यही जागरूकता, यही अवेयरनेस ही तो महिलाओं को उनके परिवार, समाज और देश के विकास को गति देगी, एक नई दिशा भी प्रदान करेगी। मैं सभी बहनों के खुशहाल भविष्य की कामना करती हूँ और चाहती हूँ आप सभी इस बात का संकल्प कीजिए, मैं अपने हुनर को, अपनी एबिलिटी को पहचानूंगी, मैं अपने हुनर को, अपनी एबिलिटी को पहचानूंगी और स्वावलंबी बनकर, सेल्फ सपोर्टिंग बनकर दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनूंगी। आज हम बहुत सारी महिलाएं इस क्षेत्र में बड़ी भी हैं, हम संगीनी में भी बहुत सारे इस टाइप के काम भी करते हैं जो दूसरों को सपोर्ट करने का होता है। तो हम महिला यदि सक्षम नहीं होंगी, हम आत्मनिर्भर नहीं होंगी, हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो हम कुछ भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाएंगी। साथियों, अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है और यह पर्व नारी शक्ति की पूजा और त्योहार का पर्व है और महिलाओं की शक्ति को तो, महिलाओं को तो शक्ति के अवतार के रूप में जाना जाता है। घर हो या बाहर, हर जगह बेहतरीन बैंक बैलेंस उनकी बखूबी है। कम खर्च में घर चलाने से लेकर मेहमान नवाजी तक, बच्चों की फीस से लेकर इलाज खर्च तक, हर खर्च महिलाएं बखूबी संभालती है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। बैंकिंग क्षेत्र काफी प्रयास कर रहा है। बैंकों ने महिलाओं को वित्तीय समावेशन, आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की है, जिससे उन्हें भारतीय समाज में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में समानता प्राप्त करने में मदद भी मिली है। यदि हम महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं तो उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना होगा, ताकि महिलाएं समान अवसर प्राप्त कर सके, उनमें आत्मविश्वास पैदा हो सके। और सभी जानते हैं एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए महिलाएं बहुत अच्छी भूमिका अदा कर सकती है और महिलाएं आर्थिक मुद्दे बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकती है। वर्तमान में भारत के बैंकिंग सेक्टर में भी महिलाओं ने अपना जो मुकाम बनाया है, जो सारे कयासों और तकियानुसी विचारों को पीछे छोड़ता है। बैंकिंग और फाइनेंस क्षेत्र ऐसा है जहां हमेशा से ही पुरुषों का ही अधिकार रहा है। देखा जाए पिछले करीब 10 दशक से एक परिदृश्य ये पूरी तरह बदला है। ऐसी स्थिति बनी है कि इसमें महिलाओं का भी थोड़ा थोड़ा वर्चस्व बनने लगा है, परंतु ये इतना लंबा अरसा था, इस परिपाटी को बदलने में, इसको तोड़ने में बहुत समय लगा और अब महिलाएं आगे बढ़ती जा रही है। महिला शक्ति को बैंकों ने पहचानते हुए कुछ खास अकाउंट से लेकर कस्टमाइज्ड लोन देने के लिए ऑफर बैंक समय समय पर देते रहे हैं, परंतु महिला शक्ति को समर्पित कई ऐसी बैंकिंग सुविधाएं हैं जिनसे अधिकांश महिलाओं के साथ मैं भी हूं, मुझे भी कोई बैंकिंग नॉलेज नहीं है, तो हम सभी अनभिज्ञ हैं। इसी कारण से आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सही मायने में देखा जाए, प्रैक्टिकली अगर देखते हैं तो इतने सारे उद्योग, व्यवसाय या गतिविधियां चल रही है, महिलाओं के नाम पर चल रही है, क्योंकि महिलाओं को बैंकों द्वारा कुछ विशेष रियायतों पे लोन मिल जाता है और इसका सही उपयोग उनके परिजन कर रहे हैं, घर वाले कर रहे हैं, या जो भी उनके पर्सनल जो अच्छे रिलेशन वाले लोग हैं वो कर रहे हैं। बट महिलाओं को भी इस चीज का आभास होना चाहिए, उनको नॉलेज होना चाहिए कि हमारे नाम से क्या चीज हो रही है, कितना प्रॉफिट आ रहा है या कितना लॉस हो रहा है, या हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम अपनी भागीदारी, अपनी पार्टनरशिप बढ़ाकर अपने आप को हम आगे ला सकते हैं। तो ऐसी उनको भी आवश्यकता महसूस होनी चाहिए कुछ सीखने के बाद। आज वुमेन्स एम्पावरमेंट के कार्यक्रम की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम दैनिक जीवन के एक अति उपयोगी टॉपिक बैंकिंग सर्विसेज एंड वुमेन्स अवेयरनेस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हमारे कीनोट स्पीकर हमें डिजिटल पेमेंट, साइबर क्राइम्स, वेल्थ मैनेजमेंट, नॉमिनेशन एवं बैंकिंग सर्विसेज को महिलाएं किस तरह से उनका लाभ ले सकती है आदि के बारे में बहुत जानकारियां प्रदान करेंगे। आपको ज्ञात होगा
अभी कल ही आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने एक अहम घोषणा की थी कि जल्दी ही बिना इंटरनेट यानी कि बिना इंटरनेट के डिजिटल भुगतान सेवा शुरू की जाएगी और इसका एक पायलट प्रोजेक्ट भी लगभग तैयार हो चुका है और इसका फायदा उन क्षेत्र के लोगों को मिलेगा जहां पर इंटरनेट नहीं है, जहां पर मोबाइल इंटरनेट के बिना भी अब ये डिजिटल लोन, डिजिटल पेमेंट वगैरह किए जा सकेंगे, सभी लोग इसका लाभ ले सकेंगे। तो ऐसे में इस तरह की चीजें सीखना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाती है। तो आज की ये स्पेशल टॉक हमने इसीलिए रखी है ताकि सभी को इसका नॉलेज हो सके, सभी इसका लाभ ले सकें और अपने डेली लाइफ में इसका यूज कर सकें। इसी बात को लेकर हम आगे चलते हैं हमारी टॉपिक की ओर। तो मैं अब आगे हमारे जो प्रमुख वक्ता हैं श्रीमान प्रवीण जी मेहता साहब, आपके परिचय के लिए आमंत्रित करती हूँ मधु जी खमेसरा को। मधु जी खमेसरा, आप मधु जी खमेसरा। मधु जी खमेसरा, अनम्यूट हो जाइए। सभी को जय जिनेंद्र और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं प्रमीला जी को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आपने पहले भी बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा, अभी भी बहुत। मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रवीण जी के बारे में बोलने का अवसर मिल रहा है। श्री प्रवीण जी मेहता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से असिस्टेंट सेंट्रल जनरल मैनेजर के पद से इसी वर्ष जनवरी माह में रिटायर्ड हुए। आपने 1982 से बैंकिंग यात्रा स्टार्ट की। राजस्थान और एमपी की विभिन्न शाखाओं में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए कई प्रशस्ति पत्र भी आपने प्राप्त किए। आपने बैंक के प्रायः समस्त विभागों के कार्यों का अनुभव प्राप्त किया तथा एसपी विजय में बैंक बोर्ड के सेक्रेटरी पद पर भी आप रह चुके हैं। बैंकिंग सेवा के अलावा समाज सेवा के कार्यों में आप हमेशा अग्रणी रहे हैं। आप धर्मनिष्ठ, कर्मशील, सेवाभावी और सरल व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। आपने तन मन धन से समाज की सेवा की है और आपके इन्हीं गुणों की वजह से 2016 में समाज गौरव अलंकृत से आपको अलंकृत किया गया। आप जेएसजी मेन के मेंबर हैं और साथ ही मेवाड़ रीजन के मेडिकल इक्विपमेंट बैंक के भी सदस्य हैं। आप हमें अपने अनुभवों का जो लाभ देने वाले हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। अब हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार के मुख्य टॉपिक की ओर, बैंकिंग सर्विसेज एंड वुमेन्स अवेयरनेस। आप सभी से निवेदन है, दोनों वक्ताओं के सेशन से संबंधित कोई भी भ्रांति या कोई भी क्वेरी यदि है तो आप नोट करके रखें। दोनों वक्ताओं को सुनने के बाद प्रश्नोत्तर सेशन रखा जाएगा जिसमें आप अपनी भ्रांतियों का यथासंभव समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कीनोट स्पीकर श्रीमान प्रवीण जी मेहता साहब को। आप हमें बैंकिंग सर्विसेज के बारे में जानकारी दें। मेहता साहब। जय जिनेंद्र साहब। हाँ साहब, जय जिनेंद्र। आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि आर.सी. मेहता साहब, वाइस प्रेसिडेंट जेएसडीआईएफ। आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। मोहन जी बोरा साहब, चेयरमैन मेवाड़ रीजन जेएसडी। अनिल जी नाहर साहब, सुभाष जी मेहता साहब, सेक्रेटरी मेवाड़ रीजन। रमला जी जैन, चेयरपर्सन वुमेन्स एम्पावरमेंट कमेटी। समस्त जेएसडी मेंबर्स, संगीनी मेंबर्स एवं सभी पार्टिसिपेंट्स। मैं मेवाड़ रीजन का अति आभारी हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया आपसे मुखातिब होने का। मुझे बताया गया है कि महिला जो अक्सर ऐसी कोई महिला नहीं होगी आज के बैंकिंग एनवायरनमेंट में जिनका खाता नहीं हो, लेकिन खाता होने के पश्चात भी उनको ये पता नहीं है कि उनका खाता कैसे खुला, उस खाते में ऑपरेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये उनको मालूम नहीं है। तो मुझे बताया गया है कि पहले तो सबसे पहले बैंकिंग सर्विसेज के बारे में बताया जाए
कि जो खाता कैसे खुलता है, प्लस उस खाते से क्या क्या फायदे हैं, उन खाते में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो खैर सभी को पता हो कि बैंक में जो होता है बचत खाता, एफडी, आरडी और दूसरे एनआरई अकाउंट से, ठीक है, एमओडी वगैरह होती है। उसमें खाता खोलने के लिए आपको सबसे पहले केवाईसी अपडेशन की जरूरत होती है। केवाईसी में आपको चाहिए पहले आपका परिचय प्रूफ चाहिए आपको। वोटर आईडी कार्ड हो जाएगा, आधार कार्ड हो जाएगा, आपके पास पासपोर्ट अगर है, 6 फुल ऑफिशियली वैलिड आइडेंटिटी कार्ड होते हैं। इसमें अलावा पैन कार्ड चाहिए आपको। पैन कार्ड अगर नहीं है तो फॉर्म 61 भी दे सकते हैं। केवाईसी के बाद में अगर आपको उस खाते में आपको मोड ऑफ ऑपरेशन जो होता है, मोड ऑफ ऑपरेशन आप स्वयं कर सकते, स्वयं के खाता, स्वयं के नाम से खाता हो सकता है, या उसके साथ में और भी कोई शामिल हो सकता है। जो उनमें से आइदर सर्वर मीन्स स्वयं अथवा दूसरा जो साथी है उसका जो दूसरा अकाउंट होल्डर है वो भी उसमें ऑपरेशन कर सकता है, या लेटरल सर्वर जो बाद वाला या फॉरवर्ड सर्वर पहले वाला, उनमें से कोई भी इस खाते में ऑपरेशन कर सकता है। इस सेविंग खातों में आपको चेकबुक मिलती है, एटीएम फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। ये जो मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ ये जस्ट पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के हिसाब से, तो कुछ हो सकता है कि एसबीआई में होने की वजह से एसबीआई के अनुभव को मैं साझा करूंगा। ये कोई एसबीआई का प्रचार की मुहिम नहीं है, परंतु चूंकि एसबीआई में हूँ तो उस वजह से एसबीआई से रिलेटेड ही आपको कुछ बातें मालूम पड़ पाएगी। जो आपके बैंक में खाते होते हैं उन खातों में आपको चेकबुक मिलती है। चेकबुक फर्स्ट 10 चेकबुक आपको फ्री मिलती है। उसके पश्चात आपको पर चेक लीफ का पैसा लगता है। इसके पश्चात अगर आपका खाता रेगुलर चल रहा है 2 साल तक, अगर उसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता है तो खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। उसके लिए खाते को आपको ऑपरेशन में लाने के लिए ब्रांच में जाना पड़ता है। आपको एक बार उसको विड्रॉल करना पड़ता है वो पैसे का, उसके बाद वापस ऑपरेशन में आता है खाता। सेविंग खाते में आपको 2.70% ब्याज मिलता है। एफडी में 2.7 से 5.4 5.40% तक ब्याज मिलता है। सीनियर सिटीजन को इसमें 0.50 ज्यादा मिलता है, और 5 साल से अगर ऊपर की एफडी है तो सीनियर सिटीजन को 0.80 में 6.20% तक ब्याज मिलता है। सीनियर सिटीजन के और अलग स्कीम है जो 60 साल से ऊपर है उनके लिए स्पेशल सेविंग स्कीम है, वो गवर्नमेंट की स्कीम है। उसमें 7.20% इंटरेस्ट मिलता है, 7.40% इंटरेस्ट मिलता है। इसी तरह सुकन्या समृद्धि जो बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए है, बालिका के उनके जो इस तरह आज के ज़माने में, हालांकि अब तो नहीं इतना होता है, मेल फीमेल में जो जेंडर इनइक्वलिटी होती है उसके लिए सुकन्या समृद्धि एक खाता जो गवर्नमेंट की तरफ लॉन्च किया गया, उसमें 7.60% इंटरेस्ट मिलता है। चेक बुक में जो आप बताएं सीनियर सिटीजन के लिए कोई चेक जो नॉर्मल जो होता है खातों में 10 चेक फ्री मिलते हैं। उसके बाद में जो खातों पे पर चेक का 3 रुपए से 4 रुपए पर चेक लीव का पैसा लगता है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। सीनियर सिटीजन को सारी चेकबुक फ्री मिलेगी। आप इसके साथ में एटीएम ले सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग ले सकते हैं और मोबाइल बैंकिंग ले सकते हैं। एटीएम से आपको बहुत फायदे, आपको ब्रांच में आने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि कई महिलाएं या कई जो लोग होते हैं वो एटीएम से थोड़े सावचेत रहते हैं, थोड़ा उनको शंका रहती है कि एटीएम में होने से कुछ फ्रॉड हो जाएगा या एटीएम यूज करने से उनको कोई तकलीफ होगी, कोई देख लेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम भी वर्षों से 20 साल से करीब, हम भी 20-25 साल से एटीएम यूज कर रहे हैं। भगवान की दया से अभी तक आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मामला किसी को कोई गड़बड़ हुई होगा, फ्रॉड हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं है हमारे साथ में। और नॉर्मली कोई इक्का दुक्का कोई केस आते हैं सुनने में, तो ऐसा नहीं कि सब लोग आप उसके लिए कि एटीएम नहीं यूज करना चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं करना चाहिए, मोबाइल बैंकिंग या जो डिजिटल जो मुहिम चली है उसका मेन पर्पज ये है कि जो अभी करेंसी का सर्कुलेशन हो रहा है उस करेंसी सर्कुलेशन रोकना है आपको, और सारा ध्यान जो है डिजिटल बैंकिंग तरफ जाना है। डिजिटल बैंकिंग के उसमें कई फायदे हैं। उसमें हमें कैश उतना मेंटेन कैश रखना नहीं पड़ता है घर में। मान लो हमें कोई खर्चा करना है, कोई पैसा लेना है तो एटीएम जाएंगे या बैंक से जाएंगे, बैंक से मान लो 10,000 रुपये विड्रॉ किया हमने, उन 10,000 को हम दूध वाले को, किराना वाले को, सब्जी वाले को या अखबार वाले को या और कोई जो सामान लेके आने उनमें देते हैं। हमने उनको कैश पेमेंट उधर दिया, कैश पेमेंट उसने लिया, फिर वो शाम को दुकान वाला सारा काउंट करके फिर अगले दिन फिर बैंक में जाएगा, बैंक में जमा कराएगा, फिर हम वापस जाएंगे, आपको जरूरत है फिर वापस बैंक से लेके आएंगे। तो एटीएम
और हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो इंटरनेट बैंकिंग है, उसमें कैश से मुक्ति मिल जाती है। हमें कोई ना तो कैश लाने ले जाने झंझट रहता है, ना कैश के लिए कैश जमा करने लाइन में लगनी पड़ती है, ना कैश निकालने लाइन में लगाना पड़ता है। और पेमेंट के लिए भी सीधा तुरंत हमारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी दिया मर्चेंट बैंकर को, तुरंत उसका पेमेंट हो जाता है। ना तो कैश लेना, ना कैश देना, और कुछ नहीं होता। उसमें सारा OTP बेस्ड होता है, तो उसमें कोई खतरे की बात भी नहीं होती है। ध्यान ये जरूर रखना है कि हमको जो भी ट्रांजेक्शन करना है वो हमें कोई साइबर कैफे पे जाकर नहीं करना। इंटरनेट बैंकिंग का दूसरा कोई ट्रांजेक्शन करें, मोबाइल बैंकिंग का हमारे मोबाइल पे करें, हमारे टैब पे, हमारे इंटरनेट पे, हमारे उस पर ही करें, कंप्यूटर पे करें, हमारे आईपैड पे करें। जो बाहर हम साइबर कैफे में जाते हैं या दूसरे चैनल का यूज करते हैं, उसमें थोड़ी फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसमें कुछ हमारी सीक्रेसी लीक हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अधिकतम यूज हमारा मोबाइल से ही करें या नेट बैंकिंग से, जो हमारा नेट बैंकिंग अपना आईपैड से या कंप्यूटर से करें। जो हमारी FD होती है, बैंक में जो FD जमा कराते हैं, FD के ऊपर लोन मिलता है, लोन ले सकते हैं उस FD पर 90% तक हम लोन मिल सकता है उन पे। उसमें जो हमारी FD पे मान लो कि हमें 5.40% रेट मिल रहा है, तो 6.1% ऊपर ज़्यादा लगेगा। 5.4 को बैंक दे रही है आपको, 6.4 बैंक आपसे ब्याज वापस लेगी। उसको आपको खातों को, अगर जरूरत है खातों को बंद करने की जरूरत नहीं है, आपको लोन मिल जाएगा। और लोन आप रीपे अपना चाहे जब कर सकते हैं, चाहे ना भी करें लोन रीपे, तो आपका मेच्योरिटी को आपका पेमेंट में से कट जाएगा और आपको कुछ पैसा मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि ताज़ा ही बनी हुई FD आ रहे और उसमें हमें काफ़ी अभी समय लंबा है, तो उस FD को प्रीमेच्योर भी कर सकते हैं, उस FD का तोड़ भी सकते हैं। पर जहाँ तक वैसे क्या तोड़ने का जरूरत नहीं, रकम टूट जाती है। लोन लेने पर आपकी FD एज इट इज सुरक्षित रहती है। उसके अगेंस्ट में जो आप लोन लेते हैं उसको आप किस्तों में जैसे पेमेंट कर सकते हैं मैच्योरिटी से पहले, और मैच्योरिटी पर आपको जो एज इट इज FDR का जो प्रोसीड्स थी, वो सारी FDR का पैसा आपको तुरंत मिल जाएगा वापस आपको। एक जो बात ध्यान रखने की हमको, नॉमिनेशन की, जब भी खाते खोलते हैं लोग नॉमिनेशन करना भूल जाते हैं या नॉमिनेशन रह जाता है। तो नॉमिनेशन नहीं होने के पश्चात हमें जब कोई एक्सीडेंसी होती है, हम लोग खातेदार की डेथ हो जाती है, तो उसका पेमेंट में हमें बड़ी तकलीफ आती है। उसके लिए बहुत ही फॉर्मेलिटीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अगर नॉमिनेशन दे रखा है ब्रांच में आपने, तो सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट लेके जाना है हमको, जो नॉमिनी का अपना ID पैन कार्ड लेके जाना है, एक विटनेस को लेके जाना होता है, और विद इन हाफ एन आवर सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाती है। अगर वही काम नॉमिनेशन नहीं है, बिना नॉमिनेशन अगर डेथ हो गई, अगर कस्टमर की डेथ हो गई, उस केस में जो फॉर्मेलिटी होती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेलिटी होती है उसमें, जो डिपेंड करता है कि अमाउंट, खाते में अमाउंट कितना है। 5,000 से लेकर मान लो 50 लाख तक के अमाउंट है, तो उसमें 5,000 से अलग फॉर्मेलिटी होती है, 50,000 की अलग फॉर्मेलिटी, 2 लाख, 5 लाख, 25 लाख की अलग अलग फॉर्मेलिटी होती है। जैसे जैसे अमाउंट ज़्यादा होता है उतनी फॉर्मेलिटी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इसमें मेरा निवेदन है कि सभी से कि जो भी खाते खुले हुए हैं उसमें चेक कर लें कृपया कि उन खातों में नॉमिनेशन है। नॉमिनेशन नहीं है तो नॉमिनेशन अभी भी भरा जा सकता है। ब्रांच में जाकर एक फॉर्मेट होता है, ब्रांच के फॉर्म होता है, वो फॉर्म भरने के बाद में आपका नॉमिनेशन, जिसको नॉमिनी करना चाहते हैं उसका नॉमिनेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आजकल रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर पे आपका पासबुक में या FDR पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया जाएगा, तो कंफर्म हो जाएगा उससे आपका कि आपका नॉमिनेशन हो गया है। फिर भी इन केस अगर नॉमिनेशन नहीं होने की वजह से कोई कस्टमर की डेथ हो जाती है, या मान लो आपके ध्यान में भी कोई केस इस तरह का है कि जो कोई किसी की डेथ हो चुकी है और नॉमिनेशन नहीं था उसमें, और उनके SBI में कोई अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो एक हमारे सीनियर ऑफिसर हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, के दवे साहब, वो चेतक सर्कल में बैठते हैं उदयपुर में, 12 से 2 बजे तक ऑब्लिगेटरी सर्विस देते हैं, बिल्कुल वॉलंटियर सर्विसेज उनकी। 12 से 2 बजे तक चेतक सर्कल में बैठते हैं वो। आप चाहे तो उनका नंबर नोट कर सकते हैं, मेरा भी रेफरेंस दे सकते हैं चाहे तो आप। के दवे साहब नाम है उनका, चेतक सर्कल उदयपुर में 12 से 2 बजे बैठते हैं। फोन नंबर है 9414354410, 9414354410। इनके भरे हुए फॉर्म, जो ये फॉर्म बताएंगे, जो फॉर्म भर के देते हैं, अगर किसी ब्रांच में जाकर कह दें कि दवे साहब ने फॉर्म भर के दिया है, तो आपका 90% काम हो गया। तो उसके पश्चात जो भी फॉर्मेलिटी है, जो लीगल एड्स को लेके जाना है,
वो काम रहेगा, बाकी श्योरिटी लीगल उसको लेके जाने का, बाकी सारा फॉर्म्स तो सारे कंप्लीट कर देते हैं। बैंक में जो रेमिटेंस के लिए हमें पैसा अगर भेजना है बाहर, तो NEFT होता है, RTGS होता है, IMPS होता है। FD जो होती है, FD के ऊपर अगर आपका ब्याज 40,000 से ज्यादा बन रहा है और 60 साल से ऊपर अगर कोई व्यक्ति है, उनका 50,000 ऊपर अगर ब्याज बनता है, तो बैंक 10% TDS काट लेगी इसके ऊपर। इससे बचने के लिए 15G और 15H फॉर्म भरना देना होता है। अगर आप 60 साल से नीचे हैं तो 15G फॉर्म भर के दे सकते हैं, और 60 साल ऊपर वाले 15H फॉर्म दे सकते हैं। 15G और उसके लिए साल के पश्चात आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें, और फॉर्म 16 भी अवेलेबल होता है आपको। इसके अलावा बैंक जो है कई तरह की और सुविधा देती है, जो क्रॉस सेल कहलाता है। आपको जनरल इंश्योरेंस भी सुविधा देती है। ये सारे बैंकों के लिए है, नॉट SBI, ऑल बैंक्स। जनरल इंश्योरेंस भी है, लाइफ इंश्योरेंस भी है, उसमें आपको म्यूचुअल फंड की फैसिलिटी भी है, क्रेडिट कार्ड है, डीमेट अकाउंट है, SIP, म्यूचुअल फंड में SIP खोल सकते हैं आप। वो SIP अच्छा रहता है कि आपको अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और लेकिन शेयर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, तो म्यूचुअल फंड में SIP के अंदर आपको जो भी मिनिमम 1,000 से लेके 5,000, 10,000, 15,000 जितना भी सुविधाजनक हो पर मंथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जितने लंबे समय तक आप पैसा रखते हैं उसमें आपको उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलता है। एक और SBI का ही पर्टिकुलर योनो ऐप आया है, योनो, YONO, यू ओनली नीड वन। इस योनो में जो आपके जो सारे अकाउंट है उनसे लिंक हो जाता है। उस योनो के द्वारा 69 प्रकार की सर्विसेज मिलती है आपको। उस योनो के थ्रू आप बिना ATM कार्ड के भी ATM से पैसा निकाल सकते हैं। शायद पहले कभी सुना नहीं होगा आपने कि बिना ATM कार्ड के ही ATM से पैसा निकाल सकते हैं। योनो, जानकारी है योनो के बारे में किसी को? नहीं है। हाँ, योनो ऐप है। तो ये दूसरी बैंक में अलग अलग तरह के, बट SBI का ऐसा है जो सिर्फ योनो बैंक के प्लेटफॉर्म पे है, बाकी तो UPI दूसरे अलग प्लेटफॉर्म पे है। योनो सिर्फ अपना बैंक का ही प्लेटफॉर्म है, उसे 69 प्रकार की सर्विसेज मिलती है इसमें, जो नेट बैंकिंग से रिलेटेड है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है। इसमें आप ATM से 20,000 तक बिना ATM कार्ड किए विड्रॉल कर सकते हैं। सिर्फ इसमें आपको मोबाइल पे आपको अपना योनो ऐप डाउनलोड करना होता है। योनो डाउनलोड करके पश्चात एक दिन में 20,000 रुपये तक विड्रॉ कर सकते हैं बिना ATM कार्ड के। उसमें आपको अपना खुद का एक पिन बना, जो हर बार चेंज होगा, अपना पिन डालना होगा, प्लस उसके बाद एक बैंक SMS से पिन आएगा। वो पिन आपको ATM पे जाके पिन डालना है, ना ATM इंसर्ट करना है, ना ATM साथ ले जाना ही नहीं आपको। बिना ATM का आपको पैसा मिल जाएगा उसमें। इसी तरह जो लोन स्कीम है, बैंक में बहुत सारी स्कीम्स, लोन की स्कीम है। होम लोन है, कार लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, और बिजनेस लोन है, इंडस्ट्री लोन है, एजुकेशन लोन है। महिला सशक्तिकरण के इस युग में जैसा पता है कि अगर होम लोन है, होम लोन के अंदर एक बोरोर महिला है तो उसमें 0.05% ब्याज कम लगता है, उसमें महिला होना जरूरी है। इसी तरह एजुकेशन लोन लेते हैं तो अगर बालिका है, उस बालिका के लिए 0.5% ब्याज कम लगता है। इस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो स्कीम, गवर्नमेंट की स्कीम आई है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, उसके अंदर भी एक बोरोर का महिला होना जरूरी है, तभी सब्सिडी मिलती है। 2,67,000 की सब्सिडी मिलती है, उसमें एक बोरोर का महिला होना जरूरी है। इससे देखिए कि महिलाओं की लिए बैंक और सरकार कितना करेगी। होम लोन इंटरेस्ट में भी रिबेट है, एजुकेशन लोन में भी रिबेट है, और प्रधानमंत्री आवास योजना में भी एक महिला ऋणी का होना जरूरी है, तभी 2,67,000 की सब्सिडी मिलती है। एक है सुकन्या समृद्धि, हालांकि ये सरकार की योजना है। सुकन्या समृद्धि के अंदर 7.6% ब्याज मिलता है। उसमें बालिका जन्म से लेके 10 साल तक की बालिका के लिए बैंक में खाता खोल सकते हैं। उसके अंदर जो है
बालिग 21 साल तक उसमें पैसा जमा करना है, लेकिन 18 साल की उम्र के पश्चात शादी अगर हो जाती है तो उसका पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और मीनवाइल बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई अच्छी जैसी हो जाए तो बीच में उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, खाता बंद भी हो सकता है। सीनियर सिटीजन्स के मामले में जो एक है लोकर फैसिलिटी। लोकर फैसिलिटी का मेरे ख्याल से सभी लोग अभी उपयोग कर रहे होंगे। लोकर के लिए भी रिसेंटली आरबीआई के जो नए गाइडलाइंस आई है उसमें जो अभी लोकर के लिए बैंक में जाते हैं तो 1 लाख 2 लाख या 5 लाख तक की एफडी भी मांग लेते हैं। अभी आरबीआई ने कह दिया है कि लोकर किराया तो जो बैंक का निर्धारित है वो नहीं है, जो डिपॉजिट जो लेना है मैक्सिमम डिपॉजिट कितनी ले सकते हैं, इसमें 3 साल का किराया प्लस लोकर खोलने का जो चार्ज, मान लो लोकर तोड़ने का जो चार्ज होता है मैक्सिमम वो करीब 10 से 15 हज़ार करीब आता है। तो कुल मिला 20 से 25 हज़ार तक की एफडी ही बैंक आपसे मांग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मांग सकता है। आपकी ज़्यादा देना चाहे आप एफडी में बैंक रखना चाहे बैंक में रख सकते हैं, बाकी बैंक आपसे 20 से 25 हज़ार से ज़्यादा एफडी नहीं मांग सकता। ये अभी अगस्त का सर्कुलर आया बैंक का, अभी की गाइडलाइंस आई है इसमें। पहले लोकर में ये था कि अगर लोकर में कोई चोरी हो जाए या फ्रॉड हो जाए, कुछ भी हो जाए तो उसमें बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अभी आरबीआई ने बैंक की जिम्मेदारी निर्धारित कर दी है, क्योंकि बैंक लोकर के अंदर जो भी होता है सामान, जो आर्टिकल आइटम जो भी होते हैं उसकी कोई जानकारी बैंक नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ लोकर धारक को ही उसकी जानकारी होती है इसमें सामान क्या पड़ा हुआ है। परंतु फ्रॉड के केस में या चोरी डकैती कोई केस इस तरह होता है तो उसमें आरबीआई ने एक अमाउंट निर्धारित किया है कि जो आपका लोकर का साल का किराया है उसका 100 टाइम्स ही लायबिलिटी बनेगी बैंक। अब तक तो कोई लायबिलिटी नहीं थी बैंक की, अभी 100 टाइम्स लायबिलिटी कर दी है कि अगर मान लो 2,000 रुपये किराया आपका तो 2 लाख तक सामान, चाहे भले उसमें चाहे 50,000 सामान हो चाहे 5 लाख का सामान हो, आपको 2 लाख रुपए तक बैंक को भुगतान करना पड़ेगा आपको। ये नई गाइडलाइंस, अभी अगस्त की गाइडलाइंस आ गई है। ये लोकर अकाउंट खोलने के लिए आपको एक 500 रुपीज़ का एक प्रोसेसिंग रजिस्ट्रेशन फीस देनी एक्स्ट्रा लगती है, अभी लगना शुरू हुआ है, पहले नहीं थी। 500 प्लस जीएसटी। बैंक की सर्विस जो भी होती है उसके साथ में जीएसटी जरूर होता है कि बैंकिंग को सर्विसेज गिना हुआ है तो जो भी है 100 रुपये है तो 100 रुपये प्लस जीएसटी, 500 प्लस जीएसटी। बिना जीएसटी बैंक में कोई भी एक्सेप्ट नहीं होता है। कोई भी जो भी पैसा जमा कराएंगे, जो सर्विसेज का पैसा, वो सारा आपको विद जीएसटी जमा होगा। बैंक में आपकी एफडी, आरडी या सेविंग खाता है, आप चाहे जिस ब्रांच में ट्रांसफर करवा सकते हैं। नॉमिनेशन अगर दे रखा है आपने तो नॉमिनेशन चाहे जब कैंसिल कर सकते हैं, नॉमिनेशन चाहे जब चेंज कर सकते हैं। नॉमिनेशन ऐसा नहीं कि एक बार किसी को आप नॉमिनी कर दिया तो परमानेंट वही रहेगा, नॉमिनी आप चेंज भी कर सकते हैं। और हर खाते के लिए नॉमिनेशन अलग होगा। मान लो आपकी 2 सेविंग खाते हैं, 5 एफडी है, 2 आरडी है, तो हर खाते के लिए नॉमिनेशन अलग अलग नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और हर खाते के लिए अलग अलग नॉमिनेशन होगा। और वो नॉमिनेशन जब तक खाता चालू है तब तक वो नॉमिनेशन कंटिन्यू रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको मान लो एफडी मेच्योर हो गई और वापस कंटिन्यू किया, उसी एफडी को कंटिन्यू किया आपने तो वो एफडी नॉमिनेशन हर बार नया करना पड़े, ऐसा नहीं है। जो आपकी एफडी में जो नॉमिनेशन दिया आपने, जब तक एफडी चालू है, जब तक खाता बंद नहीं किया आपने, तब तक वो नॉमिनेशन उसमें चालू रहेगा। आप चाहे तो नॉमिनेशन कैंसिल कर सकते हैं, चाहे तो नॉमिनेशन उसमें चेंज कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन वाली जो एफडी स्कीम बताई थी आपको, जिसमें 7.4% इंटरेस्ट मिलता है, उसका प्री मैच्योर नहीं होता है। प्री मैच्योर के लिए सर्टेन कंडीशन है, उसमें यही कि अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए या और कोई एक्सीडेंट हो, उस केस में ही उसको प्री मैच्योर हो सकता है। इसका प्री मैच्योर पेमेंट नहीं होता, अदरवाइज उस पे अगेंस्ट में लोन भी नहीं मिलता है। इसी तरह अगर आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट चाहते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट के लिए एक एसएमएस करना होता है। इसमें आपको तुरंत ही एसएमएस पे मिल जाता है, अकाउंट लास्ट 5 ट्रांजेक्शन की डिटेल्स में मिल जाती है, आपका बैलेंस कितना उसमें आ जाता है।
अगर अकाउंट नंबर आप नोट ना मोबाइल नंबर नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं आप, और ट्राई भी कर लें आज ही। मोबाइल नंबर है 9223866666। इसमें आपको टाइप करना होता है MSTMT टाइप करेंगे और ये मोबाइल नंबर इस पर सेंड कर देंगे आपको, तो आपको विद इन सेकेंड्स आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। आपको लास्ट 5 ट्रांजेक्शन की स्थिति भी उसमें मिल जाएगी आपको। अगर आपका एटीएम कार्ड एटीएम फ्रॉड हो गया, एटीएम से कोई गलत पैसे किसी ने पैसे निकाल लिए, ये एटीएम आपका खो गया, एटीएम ब्लॉक करने के लिए अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप स्वयं भी ब्लॉक कर सकते हैं। अदरवाइज आप फोन भी कर सकते हैं। एटीएम के पीछे जो है ना, एटीएम कार्ड के पीछे इसमें नंबर है, उस नंबर पे फोन करेंगे तुरंत आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। वो चाहे तो अपने नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं ब्लॉक इसको, इंटरनेट बैंकिंग से नेट एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा आपका। अगर आपका जैसा अभी आज ही पेपर में देखा होगा, एक महिला के खाते से 99,000 का फ्रॉड हो गया। वो फ्रॉड क्यों हुआ? जबकि बार बार रोजाना अखबार में आता है कि आप अपना पिन ना दें, किसी को अपनी डिटेल ना दें। उसमें यह है कि किसी ने फ़ोन किया है डॉक्टर ने कि मैं आपके पिताजी मित्र हूँ, मुझे 25,000 जमा करने, आप मुझे खाता नंबर दो, मैं आपके खाते में जमा करता हूँ, मैं वापस ले लूँगा पैसे आपसे। हालांकि उसने रजिस्ट किया, मना किया उसने कि नहीं ये तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन फिर पता नहीं क्यों लालच में आ गई, जैसे भी रिश्तेदारी के हिसाब से आ गई, तो उसने 25,000 रुपये उसके खाते से निकल गए। फिर तुरंत उसने आज हालांकि पत्र में पढ़ लिया होगा आपने आज, तो कहने का मतलब ये कि हमें अपना पर्सनल डिटेल किसी को नहीं देनी, क्योंकि बैंक आपको कभी फ़ोन नहीं करता है। बैंक अगर बुलाएगा तो आपको ब्रांच में बुला के ही आपसे कोई डिटेल मांगेंगे। कभी बैंक फ़ोन पे कभी चीज़ नहीं मांगते हैं, आपका ये KYC बाकी है या कुछ चीज़ आपको बैंक में देना है, आपको बैंक में ही आना पड़ेगा इसके लिए। कोई फ़ोन करता है तो उसको एंटरटेन ना करें प्लीज़, क्योंकि अभी जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं वो सारे फ्रॉड आपको कह दिया कि आपका जो खाता है ब्लॉक हो गया है, आपका ATM ब्लॉक हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो रहा है, आपको इसमें आपको KYC दिए काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए खाता बंद कर रहे हैं हम आपको। अगर इसमें ये OTP अभी ये OTP भेज रहा है, अगर OTP नहीं बताएंगे आप तो आपका खाता ऑपरेट नहीं चालू नहीं होगा और आपका खाता बंद हो जाएगा, लॉक हो जाएगा खाता। तो लोग जो है अपने अज्ञानतावश वो OTP शेयर कर देते हैं और अपना जो भी खाते में पैसा है उस खाते से अपना हाथ धो बैठते हैं। तो फ़ोन पर किसी को अटेंड ना करें। इवन अपना मेल भी अगर कोई आए, अगर अप्रूव्ड सोर्स से भी मेल आई है तो उसको अटेंड करें। बाकी बैंक कभी भी आपको फ़ोन नहीं करता है। इवन आप ये भी देखते होंगे जो ऐड आता है KBC में, जो अपने अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि सतर्क रहिए, जानकार बनिए। बैंक कभी नहीं पूछता है, हमेशा आपको ही ध्यान रखना है। आवाज कोई नहीं क्वेश्चन आंसर? क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट में। अच्छा, अंकुरी जी बाद में दोनों का हो जाएगा फिर। दोनों का बाद में होगा। ओके ओके ओके। हाँ। धन्यवाद। या और कोई विशेष जानकारी कोई चाहे तो उसके लिए कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट में रखेंगे हम। और आपको प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और सभी इससे लाभान्वित हुए ही होंगे। आपके लिए 2 पंक्ति पेश करना चाहती हूँ। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। जो आसमानों की ऊंचाई को नापने का हौसला रखते हैं, जो आसमानों की ऊंचाई को नापने का हौसला रखते हैं, मुश्किल हालात में मंजिल के रास्ते पर रखते हैं। जी हाँ, ऐसे ही हैं हमारे प्रवीण जी मेहता साहब, जिन्होंने बैंक की सेवा में अपने जीवन के सबसे ज्यादा महत्व दिया और पूरे समर्पित भाव से इस कार्य में लगे रहे। सच कहूं, इनकी जीवन संगिनी जो है मेरी ननद है, प्यारी ननद शशि जी,
वो मुझे हमेशा कहती रहती थी, जब ये जॉब में थे तब रात को भी काम करना, सुबह भी जल्दी जाना, बहुत ज्यादा लगे रहते थे। वो हमेशा मुझे कहती रहती थी, भाभी जी मेड तो मेरी सौतन है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इनका सेवा भाव, ये बहन के प्रति समर्पण कितना था। आज आपने बहुत हमको नॉलेजेबल बात बताई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे वुमेन्स एम्पावरमेंट कमिटी से अनीता जी मानावत को। वो एक कविता लेकर आ रही हैं। अनीता जी मानावत। अनम्यूट कीजिए अपने को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत महिलाओं को सशक्तिकरण के नॉलेज के संदर्भ में बैंकों की अच्छी जानकारी अभी मेहता साहब ने दी। तो वाकई में आज एक चीज नई चीज पता चली थी मुझे अभी जस्ट, कि योनो ऐप जिसके पास होता है वो बिना कार्ड के पैसे दिखा सकता है। ये तो बिल्कुल नई बात आज मुझे पता चली थी। तो आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मेरे को थोड़ा सा लगता है कि महिला सशक्तिकरण शब्द जब आता है तो मुझे लगता है कि महिला ऑलरेडी सशक्त है, उनको थोड़ा सा कान में नकेल और बिंदी और गहनों और सौंदर्य में बांध के उसको थोड़ा सा कम सशक्तिकरण किया जाता है कि पुरुष हमेशा भारी रहना चाहता है और नारी हमेशा आभारी ही रही है। तो थोड़ा सा गांव में मैंने बहुत साल जॉब किया है, तो वहां पे जब देखती थी तो तब ये कविता में से रचना अपने आप प्रस्फुटित हुई कि औरत यदि विश्वास से भर जाए, क्या होता है कि जब बहुत अति हो जाती है ना, जब उस पर अत्याचारों की और इसकी, तब वो औरत अंत में जब उसका विश्वास लगता है कि अब कुछ भी हो जाए, बस अब सहन नहीं करना है, तब अंदर से जो आवाज निकलती है कि औरत यदि विश्वास से भर जाए तो डर जाता है आदमी। औरत यदि विश्वास से भर जाए। अनीता जी आवाज नहीं आ रही है? हाँ अनम्यूट करो ना। चाहता है उसके दिल में, क्या अनम्यूट ही हूँ मैं तो? हाँ हाँ आ रही है आवाज। हाँ आ रही है। औरत यदि विश्वास से भर जाए तो डर जाता है आदमी, उसे हर पल कमजोर बनाता है आदमी। चाहता है उसके दिल में भरपूर प्यार हो, चाहता है उसके दिल में भरपूर प्यार हो, किसी और के लिए वो तो मर जाता है आदमी। सोचता है वो सबसे आगे रहे, घर की औरत के लिए सोचता है आदमी कि वो सबसे आगे रहे, उससे आगे ना निकल जाए घबराता है आदमी, उससे आगे ना निकल जाए घबराता है आदमी। औरत के सशक्तिकरण की बातें, औरत के सशक्तिकरण की बातें मंच से करता रहे, अपने ही घर में उसे डराता है आदमी, अपने ही घर में उसे डराता है आदमी। अपने तन मन की जरूरतें पूरी होती रहे, अपने तन मन की जरूरतें पूरी होती रहे, उसकी जरूरत की बात पे लांछन लगाता है आदमी। चुप भी न रहे बोले भी नहीं, चुप भी न रहे बोले भी नहीं, कठपुतली की तरह नचाता है आदमी, कठपुतली की तरह नचाता है आदमी। सहनशीलता त्याग की मूर्ति बनी रहे औरत, सहनशीलता त्याग की मूर्ति बनी रहे औरत, वरना ताने मार मार के रुलाता है आदमी। सभी को सम्मान देना सीखा है उसने। नारी के एक स्वभाव में होता है कि वो सबको सम्मान ही देती है, जब तक उस पे आप लांछन नहीं लगोगे तो वो सम्मान देना चाहती है कि सभी को सम्मान देना सीखा है उसने। ज्यादा सम्मान दे तो शक से भर जाता है आदमी, चाहे उसके आगे तेजीब से बात करे, चाहता है उसके आगे तेजीब से बात करे वो, जरा उसे तेजीब सिखाए तो मारता है आदमी, जरा उसे तेजीब सिखाए तो मारता है आदमी। चाह पूरी करने के लिए हंसाए प्यार दे, चाह पूरी करने के लिए हंसाए प्यार दे, वरना ताने मार मार के रुलाता है आदमी, वरना ताने मार मार के रुलाता है आदमी। नई चाह में बहाने बना के छोड़ भी दे, नई चाह में बहाने बना के छोड़ भी दे, एक और ब्याह रचाता है आदमी। औरत के बगैर एक कदम भी न चल सकने वाला, औरत के बगैर एक कदम भी न चल सकने वाला, अपने संग को उसकी ही जरूरत बताता है आदमी, अपने संग को उसकी ही जरूरत बताता है आदमी। न जाने किस गुमान में जीता है वो, न जाने किस गुमान में जीता है वो, अपने आप को ही वरगलाता है आदमी, अपने आप को ही वरगलाता है आदमी।
औरत के सशक्तिकरण की बातें मंच से करता रहे, अपने ही घर में उसे डराता है आदमी। औरत यदि विश्वास से भर जाए तो डर जाता है आदमी। औरत यदि विश्वास से भर जाए तो डर जाता है आदमी। और सभी पुरुषों को समर्पित की अन्यथा न ले, लेकिन मैंने ऐसी सी परिस्थितियां गाँवों में और बहुत से घरों में देखी है, तब ये कविता अपने आप बन पड़ी है। हम तो सभ्य समाज से हैं थोड़े, तो काफी हमारी स्थिति अभी अच्छी है। तो सभी को धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, आपने वास्तव में कविता बहुत अच्छी सुनाई है। परंतु वास्तव में गांवों में ऐसी स्थितियां होगी और शहरों में भी हो सकती है, परंतु कम 10%, 5% हो सकती है। आजकल शहरों की वुमेन तो बहुत एम्पावर हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत सुंदर। अब कार्यक्रम को आगे गति देते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि, जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान आरसी मेहता साहब को। आरसी मेहता साहब, आप अपना उद्बोधन। किस नाम से? मेहता साहब किस नाम से हैं आपका? रमेश मेहता। रमेश। जी सर, अनम्यूट कीजिए। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान प्रवीण जी मेहता साहब, श्रीमती पंखुदी जी पुखर मैडम, हमारे रीजन के डायनेमिक चेयरमैन श्रीमान मोहन जी बोरा साहब, सेक्रेटरी श्रीमान सुभाष जी मेहता साहब, एवं इस कार्य की जो आज संचालिका है डॉक्टर प्रमिला जी मेहता, प्रमिला जी जैन मैडम, एवं जितने भी इस वुमेन्स पावर कमेटी की जो मेंबर्स और कार्यकर्ता है और पूरी टीम है, जिनका मैं सभी का अलग अलग नाम नहीं लेते हुए, और हमारे जो मेन संगीनी फोरम के कन्वीनर शकुंतला जी हैं, जिनके डायरेक्शन में पूरी टीम बनी हुई है, और जिस तरह से प्रमिला जी ने 26 जून 2021 को वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर एक सेमिनार आयोजित किया था, और वो बहुत अच्छा प्रोग्राम था जिसको मैंने मिस किया था। तो आज प्रमिला जी ने उसकी पूर्ति पूरी कर दी है, इसके लिए मैं प्रमिला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने जो महिलाओं को जागरूक करने के लिए, उनको क्या बोलेंगे इसको, मतलब उनकी पावर को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह के आपने अवेयरनेस वाले प्रोग्राम की आज शुरुआत की है, उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं बात करता हूँ आज डिजिटल पेमेंट की, वेल्थ मैनेजमेंट की, साइबर क्राइम की और जनरल बैंकिंग इंफॉर्मेशन। जिस तरह से मेरे बड़े भ्राता प्रवीण जी मेहता साहब ने जिस तरह से बहुत डिटेल में और बहुत डीपली हम सभी को बताया है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने शेयर की है, वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायी है। हमें फ्रॉड से कैसे बचना है और हमें हमारे वेल्थ को कैसे इन्वेस्ट करना है। मैं बात अपनी घर से शुरुआत करता हूँ। मेरी वाइफ जो जॉब में है, वो पैसा कमाती है, स्कूल में अच्छा पढ़ाती है, घर का काम अच्छा करती है, घर को संभालती है, बच्चों को एजुकेट करती है, परिवार को चलाती है और सभी रिश्तेदारों को के साथ कोऑर्डिनेशन रखती है। लेकिन जो पैसा हर महीने कमाती है, उसको पता है ये भी नहीं है कि मेरा पैसा कौन से अकाउंट में जा रहा है। ये एक बहुत सोचने वाली बात है। आज उसका बैंक बैलेंस कितना है
ये सारा काम आरसी मेहता करता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भाई हर फील्ड में एक्सपर्ट है, हर फील्ड में, लेकिन आज जो डिजिटल की दुनिया में बहुत ही मतलब कह दूं कि एजुकेट नहीं है। चाहे व्हीकल वाली बात आती है कि उसको स्कूटर चलाना नहीं आता है। मैं कह दूंगा आज अहमदाबाद अकेला जाना है, शायद वो नहीं जा पाती है। मैं कह दूंगा आज आपकी जो वहाँ आपको इंटरव्यू देने जाना है या वहाँ आपको मिलना है तो शायद वो नहीं मिल पाएगी। तो इसके पीछे जो कारण है, या तो महिलाओं का भय है, या उनके आत्मविश्वास की कमी है, या वो आत्मनिर्भर तो है परंतु अपनी वो निर्भरता दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के पूरा करना चाहती है। इसी तरह मैं बच्चों की बात करता हूँ। बच्चों की आज बैंकिंग सिस्टम के बारे में उनको पता नहीं है। ठीक है, वो फोन बैंकिंग से पेमेंट तो कर देंगे, परंतु वो पैसा कहाँ से आ रहा है, उसका यूज हमें कैसे करना है। अगर उनके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, फादर ने अगर ट्रांसफर कर दिया है, मदर ने ट्रांसफर कर दिया है, तो ये सारी चीजें उनको जानकारी में नहीं है। तो आज ये प्रमिला जी ने जो जिस तरह से मतलब एक प्लेटफॉर्म दिया है सभी को जागरूक करने का, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और ऐसे जागरूकता के हेतु सेमिनार हमेशा होने चाहिए, और बहुत बड़ा फील्ड है और जिसमें हमें काम करना चाहिए। ये तो खाली आज एक फील्ड बैंकिंग सेक्टर का लिया है, इसी तरह आज महिलाओं को व्हीकल चलाना नहीं आता है, वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मोबाइल ऑपरेट करना पूरा नहीं आता है, क्योंकि आज जिस हम आज की बात कर रहे हैं, आज दुनिया बदल चुकी है। अभी जैसे अनिता जी भाणावत ने एक कविता सुनाई थी, बहुत ही अच्छी कविता थी, बहुत दर्द भरी कविता थी, परंतु वो बीते कल की कविता थी, आज की कविता नहीं है। आज महिलाएं काफी एजुकेट हो चुकी है, बस जरूरत है तो हमें उनका संबल बढ़ाने की, जरूरत है तो हमें उनका आत्मसम्मान देने की, जरूरत है हमें आज उनका आत्मविश्वास बनाने की। मैं आज एक बात और कहना चाहूंगा कि जागरूकता ही महिला सशक्तिकरण का प्रबल शस्त्र है। महिलाओं को सामाजिक रूप से सशक्त बनाना, उनकी भागीदारी समाज की हर गतिविधियों में सुनिश्चित करना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। महिलाओं को संविधान से काफी अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन उनको अभी अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है, उनके अपने हक की लड़ाई के लिए उनको पूरा पता नहीं है, क्योंकि वो चार दीवारी में बैठी हुई है। बाहर के वातावरण में अधिकांश महिलाएं समाहित नहीं हुई है। तो हमें आज ये अवसर मिला है पुरुषों को, जिस समय ये कहा जाता था कि पुरुष महिलाओं से हावी है, लेकिन आज पुरुष और महिलाएं दोनों बराबर हैं। आज महिलाएं हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर 90% हमारे साथ काम कर रही है। मैं नहीं कहूंगा 100% काम कर रही है, परंतु कहीं न कहीं वो जो हमारी कमजोरी है, हम महिलाओं को आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं हमें डर है, मतलब पुरुषों को डर है कि महिला हमारे से कहीं आगे नहीं बढ़ जाए। तो डर को निकालना है और महिलाओं को अपना भय भी बाहर निकालना है। आज बहुत अच्छा लगा प्रमिला जी ने ये जागरूकता वाली जो बात बताई, और जो साइबर जो फ्रॉड हो रहे हैं उस बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि महिलाएं बहुत लिबरल होती है। मैं एक टेलीफोन करता हूँ, मतलब हमारे अभी यूँ कहते हैं कि सारे काम ओटीपी सिस्टम से ही चलते हैं, ठीक है। अगर महिलाएं सारी विश्वास करती है, मैं उनको कह दूंगा आपका बैंक अकाउंट दे दो, एक मैसेज आया तो वो एक तुरंत फटाफट दे देगी, परंतु इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास उन्हीं पे करना चाहिए कि जहां विश्वास करने लायक बात है। मैं आज जय जी से अपनी बात उसको एंड करना चाहूंगा कि फेडरेशन ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1965 को
महिलाओं को जागरूक करने हेतु ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जैन सोशल ग्रुप। 3 दोस्तों ने मिलकर एक बात सोची थी कि यार अपनी घर की महिलाएं घर में ही बैठी रहती है, खाना पकाने तक ही सीमित है, बर्तन साफ करने तक ही सीमित है, क्यों ना इन महिलाओं को घर से बाहर निकालें। तो किस तरह से हम ऐसे काम करें कि ये महिलाएं अपने घर से बाहर निकले और अपना टैलेंट निखार सके। 1 जनवरी 1965 को इसी उद्देश्य के साथ, इस महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य के साथ जैन सोशल ग्रुप की स्थापना हुई थी। आज हम 56 या 57 वर्ष पूरे हो चुके हैं और जेएसजी ने एक संगिनी फोरम का भी गठन किया है और उस संगिनी फोरम के प्लेटफॉर्म से हमने काफी महिलाओं को आगे लाए हैं हम, और महिला जो जैन सोशल ग्रुप में जो परचम फैला रही है वो तारीफे काबिल है। तो आज मैं सभी महिलाओं को इस अवसर पर बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप अपने आप को कमजोर नहीं समझे, हम आपके साथ हैं, हम आपको प्रमोट करेंगे और हम आपके साथ चलेंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। आप जब हमारी जरूरत समझे, हम आपके साथ हमेशा खड़े हुए मिलेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ जय जिनेंद्र, जय महावीर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेहता साहब, आपने वैसे बहुत सही बात कही है। महिलाओं में कॉन्फिडेंस की कमी है, अवेयरनेस नहीं है, किसी भी चीज के प्रति जागरूकता नहीं है। सबसे बड़ी बात तो महिलाएं होती ही ऐसी, वो कोमल दिल की होती है, इसलिए वो सब पे विश्वास भी कर लेती है, इसी कारण धोखा भी खाती है महिलाएं। तो मैं सभी पुरुषों से निवेदन करना चाहूंगी कि सभी अपने कम से कम घर की महिलाओं को तो इतना एक्टिव कीजिए, इतना उनमें कॉन्फिडेंस भरिए, इतना उनको जागरूक कीजिए कि वो हर कार्य अपने मतलब सेल्फ डिपेंड मतलब खुद कर सके, वो किसी के भरोसे नहीं रहे। ये बात अच्छी है कि महिलाएं, उनको बैंक के खातों का पता नहीं है क्योंकि वो पुरुष पर विश्वास करती है, उसको पता है कि भाई मेरा जो पैसा है सही जगह सेफ पड़ा है, वो कभी पूछती नहीं है। परंतु महिलाओं को जागरूक रहने की जरूरत है, उसको ये बिल्कुल अवेयरनेस होना चाहिए कहाँ इन्वेस्टमेंट है, कहाँ कैसे, कभी भी वक्त जरूरत पर ये चीजें बहुत काम आती है। इसी अवेयरनेस को लाने के लिए हमने आज ये वर्कशॉप रखा था। तो मैं चाहती हूँ कि सभी पुरुष वर्ग, खास करके सभी पुरुष वर्ग बाहर नहीं पर कम से कम अपने घर की महिलाओं को जागरूक करें, ये सारी चीजें सिखाएं, तो महिलाओं में बहुत अवेयरनेस आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे गति देते हुए मैं हमारी जो रिलेशनशिप मैनेजर हमारे बीच उपस्थित है, हमारी प्रमुख वक्ता पंखुरी जी पुरवार, आपके परिचय के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ कविता जी बोहरा को, जो कि हमारे जॉइंट कोऑर्डिनेटर है। कविता जी बोहरा, अनम्यूट कीजिए कविता जी। सभी को जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है प्रमिला जी? बिल्कुल आ रही। सभी को जय जिनेंद्र। धन्यवाद प्रमिला जी, आपने पंखुरी जी का परिचय पढ़ने का मौका मुझे दिया। श्रीमती पंखुरी जी पुरवार वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर पद पर कार्यरत है। इन्होंने पूर्व में 8 वर्षों तक अपनी सेवाएं आईसीआईसीआई बैंक में दी एवं विगत 1 वर्ष से एसबीआई के साथ कार्यरत है एवं वेल्थ मैनेजमेंट का कार्यभार बखूबी संभाल रही है। पंखुरी जी एक बहुत ही उत्साही व्यक्तित्व की धनी है, जो हमेशा सामाजिक एवं पेशेवर दोनों ही मोर्चों पर हमेशा अवसरों की तलाश में रहती है तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर रहती है। आप में आत्मविश्वास कूट-कूट कर भरा है। अपने व्यस्तम शेड्यूल के साथ ही आपको नृत्य व संगीत सुनने का शौक है, जिसके लिए आप कुछ वक्त अपने लिए निकाल लेती हैं। आपकी मृदुल भाषा एवं कार्यशैली इतनी प्रभावशाली है कि जिसकी वजह से आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से हल करने में कामयाब हो जाती है। ऐसे व्यक्तित्व की धनी हमारी आज की वक्ता श्रीमती पंखुरी जी से अब मैं आवेदन करती हूँ कि वह हमें बैंकिंग सेवाओं की विस्तृत जानकारी दे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी।
अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे रिलेशनशिप मैनेजर SBI से कि वो हमें बैंकिंग सेवाओं के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में कुछ अच्छे से समझाएं, क्योंकि आज के वर्तमान समय की बहुत जरूरत है। केवल महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी इसकी बहुत जरूरत है। तो पंखुरी जी, आप हमें अपने उद्गार व्यक्त करें। अनम्यूट कीजिए। जी, थैंक यू कविता जी मेरे बारे में इतना अच्छा विवरण देने के लिए। एंड नमस्ते सभी JSG के परिवार को, और स्पेशल थैंक्स प्रमिला मैम एंड प्रवीण मेहता सर का मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए, अपने व्यूज को प्रेजेंट करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे डिजिटलाइजेशन पे। अब थोड़ा सा हम जानेंगे कि डिजिटलाइजेशन होता क्या है। डिजिटलाइजेशन कुछ नहीं है, जो बैंकिंग की सर्विसेज हम इतने सालों से हम ट्रेडिशनल तरीके से करते आ रहे हैं, सिर्फ उसका डिजिटलीकरण है और कुछ नहीं है। हम बैंक जाते हैं, हम पैसा जमा करते हैं, वो तो ठीक है, वो तो बैंक से ही होगा। पैसा हम निकालते हैं, SIP में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, कोई भी चीज, बिल पे, एनीथिंग, जो भी चीजें हैं आज की डेट पे हम सारी चीजें अपने मोबाइल से कर सकते हैं। अब मोबाइल से करने के लिए उसके लिए जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, एक तो वो है SBI। अगर SBI की मैं बात करूं तो SBI का योनो ऐप है, और जिस भी बैंक में आपके खाते हैं, सारे बैंक्स के अपनी अपनी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, इंटरनेट बैंकिंग है, ऑनलाइन बैंकिंग है, जिससे कि आप अपने सारे ही काम जो आप बैंक में जाके करते हैं वो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। वैसे तो कोविड के समय ने हमें सिखा दिया है बहुत सारी चीजों पे डिजिटल रहना आज की डेट पे, लेकिन और मैं आपको बताऊंगी कि डिजिटलाइजेशन के और क्या क्या फायदे हैं। डिजिटलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको कैश मनी कभी भी कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको कैश ले जाने की, हैवी कैश ले जाने की कहीं भी कोई जरूरत नहीं है, तो उससे हम बचे रहते हैं। आज की डेट पे हर एक छोटी छोटी जो दुकानें भी हैं, वो भी आज की डेट पे पेटीएम एक ऐप है, पेटीएम जो है वो पेटीएम अपना लगाए हुए हैं वहां पे, या गूगल पे, इससे हम जो है वो पेमेंट हम कर सकते हैं। इससे एक तो हमारा समय बचता है, दूसरा जो चिल्लर वाली दिक्कत होती है ना कि आपने वहां से कुछ सामान लिया, आपको चिल्लर में प्रॉब्लम आ रही है, वो हमारी दिक्कतें जो है ना, वो हमारी दिक्कतें एक तो खत्म हो जाती हैं। फिर उसके बाद आप पेट्रोल पंप वगैरह पे अगर आप पेटीएम या इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं तो आपको कई कैशबैक पॉइंट्स भी मिलते हैं, लॉयल्टी बोनसेस आपको मिलते हैं, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। दूसरी चीजें, हम अगर कैश लेके जाते हैं तो कई बार हमारे साथ होता है कि कैश हमारे हाथ में है, ये दिखा वो दिखा, सब सामान हमने खर्च कर दिया, कैश का हमको पता नहीं चला। लेकिन अगर हमारे पास कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, पेटीएम है, आप अगर उसके थ्रू पेमेंट करते हैं तो हमारे जो आप पैसे दे रहे हैं उस पर भी हमारा एक कंट्रोल जो है वो रहता है। और ये जो मोबाइल एप्लीकेशन, पेटीएम या फिर इंटरनेट बैंकिंग यूज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है आज की डेट पे। हमें लगता है कि ये बहुत कठिन है, या सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि इंटरनेट बैंकिंग बोला मतलब फ्रॉड होने की संभावना है हमारे साथ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उस पे भी आएंगे कि हम फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। लेकिन डिजिटलाइजेशन आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज की डेट पे योनो एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, या मैं ICICI बैंक के एप्लीकेशन या HDFC की बात करूं, तो आपके पास बिल पेमेंट से लेके आपको मोबाइल का रिचार्ज कराना है, DTH का पेमेंट करना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, आपको जो सेवा चाहिए सब कुछ अवेलेबल है वहां पे। इनफैक्ट जैसे प्रवीण मेहता सर ने जनरल बैंकिंग की बात करी थी, उसमें उन्होंने बताया NEFT, RTGS, किसी को फंड ट्रांसफर करना है, आप सारे काम घर बैठे बैठे आप कर सकते हैं। अब इसमें डिजिटलाइजेशन पे FD बनाना, FD तोड़ना, फिर सर ने बताया था कि 15 GH फॉर्म होता है जिनका इंटरेस्ट इनकम 40,000 या 50,000 के ऊपर होता है, तो आप वो भी अपना योनो एप्लीकेशन के थ्रू पे कर सकते हैं, भर सकते हैं साल में। आपको इन सब सेवाओं के लिए बैंक जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब डिजिटल बैंकिंग के बाद आता है कि डिजिटल बैंकिंग में हम रजिस्टर तो हो गए, लेकिन अब हमारे दिमाग में ये परेशानी रहती है कि डिजिटल बैंकिंग में हम रजिस्टर हुए और हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा, लेकिन नहीं।
ये बहुत ही एक मिथ है हम सबके दिमाग में कि अगर हम किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या हम कोई एप्लीकेशन या इंटरनेट बैंकिंग अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारे साथ फ्रॉड होगा। जो भी फ्रॉड आज तक हुए हैं या हो रहे हैं इस समय में, उसमें कहीं ना कहीं हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो हम सामने वाले को किसी ना किसी तरीके से हम दे रहे हैं। नहीं तो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर किए बिना जो सामने वाला फ्रॉडस्टर है वो फ्रॉड नहीं कर सकता। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन में मैं एग्जांपल देती हूँ। आपको फोन आता है कि आपके बैंक में केवाईसी ड्यू है, आपको केवाईसी अपडेट कराना है। मान के चलिए जो भी बैंक एम्प्लॉय होता है वो कभी भी आपको फोन करेगा तो वो सिर्फ आपको बताएगा कि आपकी केवाईसी ड्यू है, आप बैंक आके अपडेट करा लीजिए। वो आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि चलिए आप अपना पैन कार्ड का नंबर बताइए या आप आधार कार्ड का नंबर बताइए या ये डिटेल्स बताइए। नहीं, उसके पास आपकी सारी डिटेल्स जो होती हैं वो अवेलेबल होती हैं उस बैंक एम्प्लॉय के पास। अगर आपकी केवाईसी ड्यू के लिए वो बोलेगा तो वो सिर्फ आपको इन्फॉर्म करेगा या आपको वो मैसेज भेजेगा। मैसेज की अब बात करें, मैसेज पे कभी भी कोई भी केवाईसी हमें अपडेट नहीं करानी है। हमें मैसेज आता है आपकी केवाईसी ड्यू है, इस लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको केवाईसी अपडेट हो जाएगी। नहीं, वो एक फ्रॉड है, वो एक स्कैम है। कोई भी लिंक, किसी भी तरीके का लिंक हमें मोबाइल पे आ रहा है तो हमें उस पर विश्वास नहीं करना है। केवाईसी ड्यू है, हम बैंक जाएंगे और वहां जाके हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। और हमारे साथ होता है कि हमें फोन आता है, जैसे सर ने शेयर किया सबने, कि आप हमें ओटीपी बताइए। ओटीपी, पिन या कोई भी डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन हमें किसी को भी फोन पे शेयर नहीं करनी है, किसी को भी नहीं। कार्ड के पीछे आप लोग देखेंगे कि ये सीवीवी नंबर होता है जो 3 डिजिट का होता है। ठीक है, कार्ड के आगे सारी इंफॉर्मेशन होती है। ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन हैं ये हमें किसी को भी शेयर नहीं करनी है, किसी भी कीमत पे शेयर नहीं करनी है। उसके बाद हमें मैसेजेस आते हैं कि लॉटरी, भाई हमारी लॉटरी लग गई है, आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए और आपकी जो है वो लॉटरी के इतने पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ये सब के सब स्कैम है, हमें इन सब पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। दूसरी चीज, ओटीपी की जहां तक बात आती है तो जो अगर डोमेस्टिक जो इंडिया में विथ इन ट्रांजेक्शन जो होते हैं उस पे तो फ्रॉडस्टर ओटीपी मांगता है, आप दे देते हैं। लेकिन हमें कार्ड की इंफॉर्मेशन इसलिए भी नहीं शेयर करनी है क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं या इंटरनेशनल फ्रॉड जो होते हैं उसमें वो ओटीपी नहीं मांगते हैं। वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से, अगर उनके पास आपके कार्ड की सारी डिटेल्स हैं, कार्ड के मतलब आगे की डिटेल्स और कार्ड के पीछे की डिटेल्स, तो वो आराम से आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें बिल्कुल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, हमें उसे यूज करना चाहिए। हमारा समय बचेगा, हमारी मेहनत बचेगी। लेकिन उसके साथ साथ हमें किसी भी बंदे को, जो भी आपको फोन कर रहा है, कोई आपके पर्सनल डिटेल्स मांगे लाइक अकाउंट डिटेल्स, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, ओटीपी, पिन, सीवीवी, ये हमें किसी को भी शेयर नहीं करनी है। कोई भी बैंक एम्प्लॉय कभी भी ये डिटेल्स नहीं मांगता आपसे फोन करके। उसके बाद आता है यूपीआई पेमेंट्स। यूपीआई पेमेंट्स सबको आइडिया होगा कि यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं या पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। उसमें भी आप पेटीएम को अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली लिंक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। उसमें जरूरी नहीं है कि आप पेटीएम वॉलेट में पहले पैसे ट्रांसफर करें और फिर करें। अगेन उसमें ओटीपी हमें शेयर नहीं करना है। या हमारे पास कोई भी लिंक आता है, केवाईसी अपडेशन, लॉटरी या एनीथिंग, क्यूआर कोड। अभी हमारे बैंक में परसों एक केस आया था जिसमें ये पता चला कि व्हाट्सएप पे कस्टमर को क्यूआर कोड आया और उस कस्टमर ने उससे कुछ डिटेल्स मांगी कि उसने क्यूआर स्कैन किया और उसके अकाउंट से इमीडिएट 20,000 डेबिट हो गए। हमें इस टाइप के कोई भी मैसेजेस आते हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करना है और हमें कुछ नहीं करना है, हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। दूसरा हम आते हैं वेल्थ मैनेजमेंट पे। मैं एक्चुअली रिलेशनशिप मैनेजर हूँ फॉर वेल्थ मैनेजमेंट। अब वेल्थ मैनेजमेंट जो है वो एक नया डिपार्टमेंट है बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अपने उन क्लाइंट्स के लिए जो टोटल रिलेशनशिप वैल्यू मेंटेन कर रहे हैं बैंक के साथ 30 लाख की। अब इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो बैंक उनको दे रहा है, जैसे कि एटीएम कार्ड की लिमिट इंक्रीज हो जाएगी आपको जो एटीएम है उस पे एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस फ्री मिलेगा, आपको एटीएम पे 10 लाख का एक्सीडेंटल कवर मिलेगा, कार्ड प्रोटेक्शन मिलेगा, प्लस अगर आपका लॉकर है स्टेट बैंक के साथ तो उस पे आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। ये सिर्फ उन खाता धारकों के लिए है
जो 30 लाख की रिलेशनशिप बैंक के साथ मेंटेन कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म पे हो, एफडी हो, डीमैट अकाउंट हो या म्यूचुअल फंड्स हो, प्लस वेल्थ मैनेजमेंट जैसे कि नाम बताया, और जैसे कि मेहता सर ने रमेश मेहता सर ने बोला था कि उनकी वाइफ का अकाउंट है लेकिन उनको नहीं पता कि उस पैसे को कैसे स्पेंड करना है या कैसे क्या सेविंग्स करनी है, तो हम उसमें आपकी पूरी मदद करते हैं कि अपने पैसे को बैंक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, एफडी, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीस, इन सब में हम आपको नॉलेज देते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी स्कीम में आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, कैसे इन्वेस्ट कीजिए, ये सारी चीजें हैं। प्रमिला मैम, अगर आप किसी को कुछ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद पंकुरी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और वास्तव में अभी हमको आज के जमाने में बहुत ही अवेयर रहने की जरूरत है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से। वास्तव में मैं मेरे हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि अपन क्यों ना लिंक करवा ले ताकि घर बैठे ही सारा काम हो जाए, और वो डरते हैं कि कभी फ्रॉड हो जाएगा कुछ। तो मैं भी पेटीएम अकाउंट में पैसे डालती हूँ, फिर पेटीएम से पेमेंट करती हूँ, पर डायरेक्ट लिंक करने के लिए मना करती हूँ। तो मैंने मेरा बैंक अकाउंट अलग से रखा हुआ है, उसमें कम पैसे रखे हुए हैं ताकि फ्रॉड हो तो वो पैसे। बिल्कुल हमारे यहाँ यही एक्चुअली ट्रेंड है कि जिसमें कम पैसे हैं हम उस अकाउंट को इंटरनेट बैंकिंग से हम लिंक करते हैं, लेकिन नहीं, आपके जो अकाउंट आपका मेजर बैंकिंग अकाउंट है, आप अगर उससे भी लिंक करते हैं, जैसे कि मैंने बताया केवाईसी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी, प्लस एक और चीज मैं बताऊंगी आपको, हम जो कंप्लेंट डालते हैं, सपोज हम किसी भी सर्विस से नाखुश हैं और हम ट्विटर या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम अगर कंप्लेंट डालते हैं, वो भी फ्रॉडस्टर के लिए इंफॉर्मेशन होती है। क्यों? क्योंकि हम उसमें नाम अपना अकाउंट नंबर, हम उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन हम सब शेयर करते हैं, तो उससे भी हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है। तो हमें वो भी नहीं करना है। आपको कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप बैंक आके आप वहां बात करके जाइए, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप वहां से भी अपनी डिटेल्स आप शेयर कर रहे होते हैं, अगर आप वहां पे कंप्लेंट इस टाइप से कुछ डाल रहे हैं तो। जी, वास्तव में बहुत सही है। आजकल ऐसे एक बार मेरे को भी फोन आया था, पेटीएम में आपके लिए टीवी खुला है। अब मेरे को वो बोले कि आप अपना वो यूपीआई नंबर बताइए। अब मैं तो वास्तव में उस समय कुछ शॉपिंग भी करी थी, तो मुझे लगा शायद ऐसा कुछ हुआ है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो बोले आप बताओ। मैंने कहा भी मेरे तो हस्बैंड ही देते मेरे को पैसे, थोड़े पैसे देते, वही यूज करती हूँ। तो बहुत घुमाया उन्होंने मेरे को, मैं भी घूम गई। तो वास्तव में महिलाएं इस चीज में कमजोर होती है, किसी के बहकावे में आ जाती है, तो बहुत बिल्कुल। और जो सामने वाले हैं वो बताते इस तरीके से हैं, मतलब सिर्फ मैं ये बात नहीं करी सिर्फ महिलाएं नहीं, बहुत पढ़े लिखे लोगों के साथ आज फ्रॉड हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि सामने वाला हमें ऐसे बताते हैं कि हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता और हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। लेकिन नहीं, बैंक एम्प्लॉय आपसे जो मैंने बताया आपको की पॉइंट्स, उस पर कभी कोई चीज आपसे नहीं पूछेगा, ना कभी हम पूछते हैं कि अपना आप ओटीपी बता दीजिए, पिन बता दीजिए, पैन नंबर बता दीजिए, नहीं। आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमको कि जो भी जानकारी मांगे तो नहीं देना है अपन को, मोबाइल पे या फोन पे किसी को कोई भी जानकारी देने की जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल भी नहीं जरूरत है, हम इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे आगे। आई होप आज की वर्कशॉप, आज के इस वेबिनार से जो बैंकिंग नॉलेज, डिजिटल पेमेंट के बारे में, या साइबर क्राइम, वेल्थ मैनेजमेंट आदि जो भी टॉपिक्स, या फिर नॉमिनेशन के बारे में, चेक बुक के बारे में, महिलाओं को लोन देने के बारे में, एजुकेशन लोन, बहुत सारे टॉपिक पे आज चर्चा की गई है। तो ये सारी हमारी रूटीन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है और हम बिल्कुल इजी तरीके से ऑनलाइन पेमेंट को यूज कर सकते हैं, ताकि हमारा टाइम भी बचेगा और जो टाइम बचेगा तो हम दूसरी एक्टिविटी में लगा सकेंगे, सेल्फ अवेयरनेस में लगा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पांखुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी मेहता साहब, आप लोगों को। और वैसे देखा जाए हम इतने अवेयर हो रहे हैं, पर आज भी ग्रामीण क्षेत्र में या फिर शहरी क्षेत्र में भी बैंकिंग मामले में तो महिलाएं बहुत पीछे हैं, पीछे ही नहीं कोसों दूर है। जैसे अभी पढ़ी लिखी महिला, अभी जैसे रमेश जी मेहता साहब ने एग्जाम्पल दिया, उनकी मिसेज जो कि पढ़ी लिखी है, अच्छा जॉब कर रही है, फिर बैंकिंग सेवाओं में हमारी अवेयरनेस नहीं है। तो उस अवेयरनेस की हम सभी को जरूरत है, और आपने हमें बहुत अच्छा अवेयर होने के लिए मौका दिया है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका अमूल्य समय लिया और आपने हमारे छोटे से निमंत्रण पर स्वीकार किया और हमें आलोकित किया। एक बार बोलना बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब मैं आज के कार्यक्रम की समीक्षा हेतु हमारे जो इलेक्टेड चेयरमैन है अनिल जी नाहर साहब, आपको आमंत्रित करती हूँ आज के कार्यक्रम की छोटी सी समीक्षात्मक टिप्पणी दे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन करें।
अनिल जी नाहर सर, एक मिनट। जी अनिल जी नाहर सर। धन्यवाद प्रमिला जी। रीजन चेयरमैन आदरणीय बोरा साहब। प्रमिला जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है जी। रीजन चेयरमैन आदरणीय बोरा साहब, हमारे फेडरेशन के वाइस चेयरमैन आदरणीय मेहता साहब, प्रवीण जी मेहता साहब, पंखुड़ी जी, प्रमिला जी और सभी इस सभागार में उपस्थित प्रतिभागी गण, बहुत अच्छी बात आज लगी। प्रमिला जी सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा, बहुत बहुत बधाई। टॉपिक यहाँ रखा है और एक जनरल नॉलेज। अब देखिए वाकई जैसा मेहता साहब ने बताया कि अभी भी हमारी जो महिलाएं हैं, नारी शक्ति जो है वो इन सब चीजों से अनभिज्ञ है। वो या तो इंटरेस्ट नहीं लेना चाहती है या ऐसा काम नहीं करना चाहती है। तो मैं इसके लिए आज आपने जो जिस तरह का कार्यक्रम रखा उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम की समीक्षा के लिए मुझे बोला गया है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कार्यक्रम का यदि इसमें मार्किंग की बात की जाए तो मैं 100 में से 100 नंबर आपको देना चाहूंगा प्रमिला जी, जिस प्रकार का कार्यक्रम आपने किया। शुरू से लेकर एंड तक आपने जिस प्रकार स्टार्टिंग में जो बताया कि कैसे महिलाओं को आगे आना चाहिए, कैसे करना चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो हम आज 16वीं सदी में नहीं जी रहे हैं। 16वीं सदी में जो हमारा देश था वो पुरुष प्रधान देश कहा जाता था, लेकिन हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और मैं तो कह रहा हूँ कि हो सकता है आने वाले समय में महिलाएं पुरुषों से कहीं आगे निकल जाए। अब बैंकिंग सेक्टर की जैसी बात करें, आज जैसा आपने टॉपिक रखा है डिजिटल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट एंड साइबर क्राइम, ये तीनों आज के इस वक्त की जरूरत है। तीनों चीजें इतनी हॉट टॉपिक है कि हर महिलाएं जिन्होंने इस वेबिनार में भाग लिया वो वाकई बहुत भाग्यशाली है, और जिन्होंने इस वेबिनार में भाग नहीं लिया वो अपने आप को इस चीज से मिस करेगी, मैं ऐसा मानता हूँ। इस कार्यक्रम की यदि समीक्षा की जाए शुरू से लेकर, जैसा मैंने अभी बताया, आपने बहुत अच्छा शुरुआत किया। मंजू जी का मंगलाचरण बहुत अच्छा था। ज्योत्सना जी ने सूत्र का वाचन, फेडरेशन सूत्र का वाचन आप देखिए बहुत कम जगह बहुत साफ सुथरे स्वरों में देखने को मिलता है, वो ज्योत्सना जी ने किया बहुत अच्छा, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय बोरा साहब ने वेलकम स्पीच में जो एक बात कही बहुत अच्छी लगी कि इस तरह के कार्यक्रम समय कि ये जो अभी हम विपरीत परिस्थिति से गुजर रहे हैं, परिस्थितियां सामान्य की ओर अग्रसर है, लेकिन आने वाले समय में इस प्रकार का कार्यक्रम फिजिकली भी होना चाहिए। इसमें आज जैसे लगभग 105 के आसपास प्रतिभागी इसमें भागीदारी इन्होंने निभाई थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यदि फिजिकली ये कार्यक्रम करेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत ज्यादा संख्या में महिलाओं को बुलाकर इन सब चीजों को जानकर उनको दे पाएंगे। उसके अलावा मधुरी जी ने बहुत अच्छा परिचय आदरणीय प्रवीण जी मेहता साहब का दिया। प्रवीण जी मेहता साहब को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत सरल शब्दों में कैसे बैंकिंग की जाए, अकाउंट खुलवाने से लेकर एटीएम, एफडी कैसे बन जाए, उसका नॉमिनी कैसे रहेगा। उसके अलावा एक जो उन्होंने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी, योनो यू नीड ओनली वन, वो बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। ये मैं मानता हूँ कि 99.99% लोगों को अभी तक मालूम नहीं था कि योनो ऐप जो कैसे हम ऑपरेट कर सकते हैं, वो बहुत बात अच्छी तरह से बताई। एटीएम का उन्होंने बताया और बाकी जो चीजें बताई थी वो बहुत तारीफ के काबिल थी। उसके अलावा अनीता जी ने एक जो कविता अभी पढ़ी थी, अनीता जी मैं मानता हूँ कि आज के संदर्भ में वो कविताओं का बहुत ज्यादा उसका रिलेवेंस नहीं है। शहर में अब तो पुरुष महिला बराबर साथ में चल रहे हैं, तो ये मैं मानता हूँ कि गाँव में जरूर थोड़ा ऐसा हो सकता है। अनिता जी आप इस चीज को अदरवाइज नहीं ले। उसके अलावा आरसी मेहता साहब ने भाभी जी के बारे में जैसा बताया, वाकई ये सब घर की कहानी कोई खुल के बताता कोई नहीं बता सकता है, लेकिन महिलाओं को निश्चित रूप से जागरूक हमें बैंकिंग के लिए करना पड़ेगा। मैं पंखुड़ी जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने 3 बताई। पंखुड़ी जी ने बताया डिजिटल लाइसेंस, उसके बाद फ्रॉड और वेल्थ मैनेजमेंट, बहुत अच्छा था। डिजिटल हैं फ्रॉड के बारे में देखिए, मानव स्वभाव जो है करता है, देखा तो ये मतलब के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। और सबसे अच्छी बात जो आज थी कि
एक बैंकिंग के बारे में जनरल चीज बताई, न केवल महिलाओं के लिए। महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, वाकई महिलाओं को सशक्त होना चाहिए, हुई भी है और आने वाले समय में और कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। लेकिन मैं तो मानता हूँ कि ये जिस तरह का हॉट टॉपिक था, इस तरह के अन्य टॉपिक के ऊपर भी हमको लगातार कार्य करना चाहिए। और मैं मोहन जी बोरा साहब को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने प्रमिला जी को एक कार्य महिला सशक्तिकरण के बारे में जो कार्य सौंपा है, उसमें प्रमिला जी खुद तो सशक्त हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे जिस प्रकार हम यहाँ 2000 कपल आज मेवाड़ रीजन में जुड़े हुए हैं, उनकी स्पाउस प्लस संगिनी की जो महिलाएं हैं, उनको भी हर चीज में आगे लेकर आए। हमने जब यहाँ प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजर की स्कूलिंग की थी, उस समय मैंने एक बात विशेष रूप से बताई थी कि हमको समय समय पर ऐसे सेशन करने चाहिए जिसमें चाहे वो लीडरशिप डेवलपमेंट की बात हो, टाइम मैनेजमेंट की बात हो, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो, वो सब करने चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सब प्रमिला जी आपको समय समय पर ऐसे सेशन लेने चाहिए। एक बार पुनः मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ पूरे मेवाड़ रीजन की ओर से, जो कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और ऐसे कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होने चाहिए। समय की अपनी मर्यादा है, बहुत ज्यादा बात नहीं कहते हुए आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महावीर। प्रमिला जी, आप आगे बढ़ सकती हैं। प्रमिला, जागरूक हो पाएगी और आगे बढ़ पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन स्टार्ट करते हैं। आपने बहुत अच्छी समीक्षात्मक पूरी व्याख्या कर दी थी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी साहब आपको, आप इस कार्यक्रम में पधारे। पिछली बार हमारे कार्यक्रम में थोड़ा मिस हो गया, क्वेश्चन पूछना है कुछ तो अपना हैंड राइज कीजिएगा, उनको मैं अनम्यूट कर दूं। हाँ जी, दिनेश जी जैन साहब। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? जी आ रही है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ये महिला सशक्तिकरण और बैंकिंग फाइनेंस के संबंध में जो ये जानकारी दी गई, बहुत अच्छा लगा। पूरा प्रोग्राम देखा, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन एक मेरा ये सुझाव है छोटा सा, कि अभी ऑनलाइन जो ये प्रोग्राम हुआ, इसको एक बार एक सेमिनार के रूप में इन्हीं को वापस आमंत्रित करके ऑफलाइन भी किया जाए, ताकि और जो बिजनेस लेडीज वगैरह जो इस कंप्यूटर युग में जो ये मोबाइल से इतना वो नहीं चला सकती है, उनको नॉलेज नहीं है, तो एक बार उनका आमने सामने भी इस तरह का अगर उनको जानकारी प्रदान कर दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जवाब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सोचेंगे, नेक्स्ट है, हम सोचेंगे जवाब देना। इस बारे में हम सोचेंगे, इस बार नेक्स्ट रखेंगे हम। नेक्स्ट हमारे राजेंद्र जी बानावत साहब हैं, जो IAS अधिकारी हैं। पिछली बार हमारे कार्यक्रम का इन्हीं के द्वारा आयोजित किया गया था। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, सवाल तो मेरे बहुत सारे मैंने लिख के भेज दिए चैट बॉक्स में। अगर देखे हो दिनेश जी या प्रवीण जी, मैं दिनेश जी कहता हूँ, वैसे नाम प्रवीण जी शायद दिनेश जी ने अगर देखे हो तो उनको जवाब देना चाहें, या पांकुड़ी जी को भी मैंने दिए हैं 2-3 मैं इसलिए पूछा हूँ। वैसे मैं व्यक्तिगत रूप से भी बैंक अधिकारियों से बात करके पता कर सकता हूँ। मुझे लगता है इस माध्यम से बाकी सब लोगों को भी उनकी जानकारी जो मैं जानना चाहता हूँ, बाकी लोगों को भी मिलेगी। अभी एक सवाल जरूर मैं जो नहीं लिखा, मैं पांकुड़ी जी से पूछना चाह रहा था। मैं और मेरी वाइफ का दोनों का वेल्थ अकाउंट होल्डर है हम दोनों, और हमारा लेकिन लॉकर किसी और ब्रांच में है उसी बैंक के SBI में ही है। बहुत पुराना अकाउंट है, लेकिन लॉकर दूसरी ब्रांच में। क्या वहां पर भी लॉकर का किराया कम होता है या वहां तो वही लगेगा? तो ये सवाल दिमाग में आ रहा था। एक KYC जो मैंने नहीं पूछा था, KYC बार बार क्यों मांगते हैं बैंक? मतलब इसका मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता है। मैं भी प्रशासन में बहुत अरसे तक रहा हूँ। एक बार जो KYC हो गया तो हर 2-3-4 साल में फिर KYC मांगना, इसका कारण कोई समझा सके? तो बाकी सवाल तो मैंने, कोई पढ़ दे, आप में से कोई पढ़ दे, मैं सारा पढ़ूंगा, टाइम सबका वेस्ट होगा। जो केवल मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दें,
वही ठीक है। प्रमिला जी का बहुत तब आवाज सुनने की ज्यादा इच्छा हो रही है तो मैं तो उनकी आवाज सुनूंगा और बाकी लोगों की आवाज सुनूंगा। पंकुड़ी जी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी का दिनेश जी कहता हूँ मैं, दिनेश जी नाम आता मुझे नाम तो दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई देना चाहे, मैंने बहुत सारे सवाल लिखे हैं मैंने। और एक आखिरी बात जो मुझे लगता है जरूरी है कि जब से ये अपना मोबाइल बैंकिंग सिस्टम आया है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स आए गाँव में, क्योंकि संगीनी की जो महिलाएं न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरे किसी कमजोर महिलाओं को भी मदद कर सकती गाँव में, शहरों में, कहीं पर। तो उसमें जब से बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट में क्या हो गया, सिग्नेचर नहीं होते, कुछ नहीं होते, अंगूठा लगवाते हैं। और ये कई मामले से आ रहे हैं, दिए तो 500 रुपए और 20,000 रुपए उसके खाते से निकल गए। कुछ ये ट्रस्ट की, विश्वास की कमी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो ये कुछ ऐसा नहीं हो कि ये बैंकिंग, क्योंकि बैंक तो हर गांव में नहीं है। देखिए बैंक तो राजस्थान में 45,000 गांव है, तो बैंक तो 1/4 भी नहीं होंगे उसके, तो लोगों को मीलों किलोमीटर जाना पड़ता है। तो BC का सिस्टम शुरू किया है, उनको पता होगा, दोनों बैंकर्स को पता होगा। तो उससे लेकिन कहीं न ठगे जाए गाँव के लोग, उसके लिए भी कुछ व्यवस्था, कुछ वॉइस ओवर की करनी पड़ेगी, कुछ करनी पड़ेगी। तो ये 2 सवाल हैं, बहुत सारे, जो इच्छा हो, जितने इच्छा हो उतना जवाब दें, न दें तो भी कोई बात नहीं, आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने तो सारा। पंकुड़ी शायद अवेलेबल नहीं है। या पंकुड़ी जी वेल्थ अकाउंट वाला भी बता दें तो थोड़ा सा पता लगे कि मैं लोकर कहीं और है और वेल्थ अकाउंट कहीं और बैंक में है, तो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? चले गए क्या दोनों ही? स्पीकर चले गए तो प्रवीण जी के पंकुड़ी हो सकता है किसी कारण से। क्या हो गया? प्रवीण जी बाहर है? अच्छा अच्छा ठीक है। प्रवीण जी है एक। कोई भी बता दे। अगर मैं तो जानता हूँ, मैं सवाल के माध्यम से बाकी लोगों को भी कुछ जानकारी मिल जाए, तो इच्छा ये रहती है आप लोग जो सब जगह काम कर रहे हैं, अच्छा काम, वो काम दूसरों को सलाह देने में मदद मिलेगी आपसे। बाकी तो आपसे मैं कभी पूछ सकता हूँ। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र बहुत बहुत। सबसे पहले तो आपका ही बात कर लेता हूँ मैं। आपका वेल्थ वाला जो बताया था आपने, वेल्थ में कब कन्वर्ट हो आपका ये अकाउंट? इसको हो गया वैसे, पहले पता नहीं था मुझे। अकाउंट तो मेरा बहुत पुराना है, 40-45 साल पुराना है। वेल्थ में कैटेगरी 3-4 साल हो गए वेल्थ में भी। नहीं वेल्थ में कैटेगरी नहीं कराया। हाँ बाकी हाँ ठीक। ना वेल्थ में कैटेगराइज हुए कितना टाइम हुआ? उसको अभी 3-4 साल हुए। कैटेगराइज मतलब बैंक ने ही बताया था कि आपका है, मुझे पहले भी नहीं पता था कि ऐसा कोई कैटेगरी होती है। उन्होंने बताया तो 3-4 साल पहले उन्होंने चिट्ठी भेजी और अलग से कोई ATM कार्ड नया बनाया, बस इतना पता है। हाँ वो ATM वो कब आया? 2 साल पहले आया, 3 साल कब आया? हाँ 2-3 साल हो गए उसको। तो बस जस्ट आप उस ब्रांच में एप्लीकेशन दे दें, हो जाएगा। नहीं दूसरी ब्रांच होगी लोकल मेरा कोई किसी ब्रांच में हो, कोई ब्रांच में। यू आर कस्टमर ऑफ द बैंक, यू आर कस्टमर ऑफ द बैंक। पंकुड़ी दिस साइड, आप एक बार मेरे को मेरा नंबर ले लीजिएगा, मेरे को एक बार डिटेल्स शेयर कर लीजिएगा। मैं एक बार चेक कर दूंगी कि आपका अकाउंट कौन सी ब्रांच में है और वेल्थ में है, कब हुआ है। मैं आप उदयपुर में है, मैं जयपुर में हूँ, ये दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं सर, मैं जयपुर मेल डाल के करवा दूंगी। मेल डाल के आई विल डू इट, डोंट वरी। चलिए तो मैं मेल ID से प्रमिला से ले लूंगा बाद में आपका। बिल्कुल आप मुझे अपनी डिटेल्स दे दीजिएगा, तब मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं आपका अकाउंट चेक करवा लूंगी कौन सी ब्रांच में है, मैं मेल डाल दूंगी वहाँ पे। आई ड्रॉप अ मेल। अच्छा दूसरा एक और मैंने पूछा था, आप लोगों के हित में हो तो ये इंश्योरेंस कराने की जो प्रेशर डालते हैं ना एम्प्लॉइज के ऊपर, तो वो सारा काम मतलब इतना दबाव में है सारे बैंक एम्प्लॉइज इस समय। सारा लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ के काम में लगे होते हैं, बहुत सारा लाइफ इंश्योरेंस का काम में, और उसमें कई बार मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी जानी पड़ती है उनके द्वारा, बैंक एम्प्लॉइज के द्वारा, क्योंकि शायद टारगेट है आप सबके करने के कुछ ना कुछ, इसलिए शायद वो उसका भी थोड़ा देखिए, वो तो अलग चीज है। अभी तो फिलहाल जो दूसरे सबके काम की चीजों को बात करना है। चलिए मैंने क्वेश्चन नोट, आपके क्वेश्चन नोट कर लिए भाई साहब मैंने। हाँ दे दो जो दे सकते हैं जवाब दे दें थोड़ा। नहीं सबके जवाब दूंगा। इट्स नॉट इजी टू ओपन अकाउंट ऑफ 4 पीपल, लिखा था आपने इसमें। तो उसमें बताया कि एक बैंक का स्कीम में लिबरलाइज KYC वाला स्कीम होता है। लिबरलाइज KYC। और जो तेरे को सवाल पूछना ना तुम पूछना, क्वेश्चन पूरा डिबेट सुनना। हेलो सभी लोग अनम्यूट हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ साहब। हाँ हाजी भाई साहब। हाँ जी भाई साहब सुन रहे हैं? भाई साहब सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं। नहीं राजेंद्र भाई साहब का क्वेश्चन था, उनका रिप्लाई दे रहा हूँ मैं। हाँ
अच्छा मुझे इन्होंने म्यूट कर रखा है तो इसलिए अब अनम्यूट कर दिया, तो मैं आपके अच्छा ओके ओके। हाँ मैं बाकी बस सुन आपने लो। चैट बॉक्स से सारे क्वेश्चन मैं ले लिया आपका। इट्स नॉट इजी टू ओपन अकाउंट ऑफ 4 पीपल, ये लिखा था आपने। इसमें क्या है सर कि जो होमलेस है या जो भी है उनका क्या है, लिमिटेड लिबरलाइज केवाईसी का एक स्कीम है बैंक में। उसके अंदर खुद कस्टमर जो जाएगा, जिसको को खाता खोलना है, वो अपना फोटो लेके जाएगा और सिग्नेचर अटेस्टेड करके एक सेल्फ डिक्लेरेशन देगा। वो लिख के दे देगा मैं फला जगह रह रहा हूँ बस। उसमें लिमिटेशन होती है उसमें कि मैक्सिमम अकाउंट में एट ए टाइम बैलेंस 50,000 ज्यादा नहीं रह पाएगा, और एक महीने में 10,000 ज्यादा विड्रॉ नहीं कर पाएगा, और एक साल में पूरे 1 लाख की क्रेडिट से ज्यादा नहीं होगी। ये इसकी है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन और के लिए एक लिखा मुद्रा लोन के लिखा था। मुद्रा लोन में कोलेटरल मांगते हैं, कोई मुद्रा लोन में कोलेटरल की कोई जरूरत नहीं है, और सारी बैंक ने, सारी ब्रांचेस ने कंफर्म किया है कि हमने कोई इसमें कोलेटर नहीं लिया हुआ। और फिर भी अगर आपके नॉलेज में आता है या कोई कहता है मेरे से लिया है, तो उसके खिलाफ एक्शन होता है। कहाँ भेजा? ऑम्बर्स बैंक को जी, ऑम्बर्स बैंक को भेजा, लोकपाल को भेजा? ना सीधे मैं एलएचओ भेजी है ना, हेड ऑफिस में, जयपुर एलएचओ में उनके कंट्रोल लिख दें या एलएचओ में दें, कोई बाकी लोगों के भी सवाल होंगे। मैं सारा सबका टाइम मैं नहीं लेना ना चाहता हूं। कोई नहीं। और अच्छा एक और था, कई बैंक फेल्स, व्हाई इज मनी नॉट पेड टू हिम। ये तो गवर्नमेंट स्कीम है, डीएसीसी क्लेम जो मिलता है, पहले 2 लाख लिमिट थी, अब 5 लाख लिमिट हो गई। अब तो 5 लाख तक मिल सकता है। बैंक फेल होने पर पहले 2 लाख तक मिलता था, 5 लाख हो गया उसकी लिमिट। नहीं, पैसा मेरा 20 लाख पड़ा है बैंक में, 2 लाख ही क्यों मिलेगा? इसका क्या हाँ, जवाब? 5 लाख ही मिलेगा। हाँ, 2 या 5 जो भी है, लेकिन क्यों? उसका जवाब तो मेरे पास क्या है, गवर्नमेंट स्कीम है। हाँ, नहीं है, डीएसीजीसी का मसला है। तो ठीक है, ठीक। जी हाँ, जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश जी कटारिया। हाँ जी, नमस्कार जी, सबको जय जिनेंद्र। मेरा प्रश्न है, 2 प्रश्न है। एक तो इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, इनमें क्या फर्क है? और दूसरा प्रश्न ये है, अगर एटीएम से फ्रॉड हो जाए तो एटीएम के पीछे क्या बताए, उसको ब्लॉक हो जाता है, उसको वापस बताना। एटीएम कार्ड से अगर कोई फ्रॉड हो जाए तो प्रवीण जी ने कुछ बताया था कि आपके कार्ड के पीछे जो कुछ लिखा हुआ है वो नंबर, फोन नंबर लिखा है। फोन नंबर? तो मैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देखा, उसमें कोई फोन नंबर तो नहीं लिखा हुआ है। कार्ड के पीछे नंबर है, नहीं है, कार्ड के पीछे, एटीएम कार्ड के पीछे। ये जी एसबीआई का कार्ड मेरे पास, एसबीआई का कार्ड है। इस कार्ड पीछे होंगे नंबर, मेरे को बिल्कुल नहीं मिला, कोई फोन नंबर ही नहीं है। बहुत बारीक बारीक अक्षर लिखे और फोन नंबर कहीं नहीं है। उसी में ही फोन नंबर है, बारीक अक्षर में ही है। खैर, तो नेट बैंकिंग है आपके पास? नेट बैंकिंग है जी। सेकंड क्वेश्चन ये था, मेरे को ये बताइए, ये इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग में क्या फर्क है? डिजिटल बैंकिंग तो वाइड सब्जेक्ट है, उसके फिर इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, सारे उसके पार्ट है। डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल की तरफ जाना हमको। और आप जो इसकी फ्रॉड की बात करें ना, कि इसमें एटीएम फ्रॉड हो गया तो ब्लॉक करने के लिए नेट बैंकिंग है आपके पास में? यही तो मैं जाना, तो नेट बैंकिंग किसे बोलते हैं, डिजिटल किसे कहते हैं, और इंटरनेट बैंकिंग? आपका नेट बैंकिंग है आपके पास में? नेट बैंकिंग है ना आपके पास? नहीं, मैं केवल नहीं है, मेरे पास नहीं है, केवल मैं एटीएम से ही लेता हूँ और एटीएम से भी पेमेंट करता हूँ। तो नेट बैंकिंग से ब्लॉक कर सकते हो एटीएम कार्ड को। नेट बैंकिंग ले लीजिए आप। नेट बैंकिंग ले तो, और फिर डिजिटल बैंकिंग क्या है? डिजिटल तो वाइड सब्जेक्ट है, उसके अंदर में आते हैं सारे। नेट बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग का ही पार्ट है सर इंटरनेट बैंकिंग। अच्छा, डिजिटल का ही पार्ट है इंटरनेट बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग उसका पार्ट है। मोबाइल एप्लीकेशन होता है तो मोबाइल एप्लीकेशन भी डिजिटल बैंकिंग का एक पार्ट है। आप लॉगिन करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग भी उसी का, डिजिटल बैंकिंग के सारे पार्ट्स हैं। ठीक है। तो अच्छा, ये एक योनो ऐप के जो बारे में बताया था, योनो के बारे में, तो उसमें 69 प्रकार के आपने बताए थे, तो कुछ बता सकते हैं कि 69 प्रकार से क्या क्या, मतलब खास बातें बता सकते हैं कि 69 प्रकार के कौन कौन से? एनईएफटी, आरटीजीएस, किसी को पेमेंट करना, आईएमपीएस अगर आपको कभी भी छुट्टी वाले दिन भी पेमेंट अगर करना है, एफडी बनाना, 15GH फिल करना, उसमें आपका एटीएम फ्रॉड हो जाता है तो एटीएम आपका ब्लॉक करना। अच्छा, ठीक जी, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, एसआईपीस करना, ये ऐसे कृषि के बारे में योनो कृषि भी है उसमें।
होता है ना, ये सारे बैंक के लिए एक ही होता है कि अलग अलग बैंक का अलग अलग सबका अपना अलग अलग है, अलग अलग होता है सर। सिर्फ एसबीआई का है जो अपना योनो प्लेटफॉर्म सिर्फ एसबीआई का है, बाकी सबका अपना अलग अलग प्लेटफॉर्म है। अच्छा, ठीक ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डॉक्टर सुषमा जी। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र जी से है कि वो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल जो फ्रॉड होता है जिसमें न तो ओटीपी मांगते हैं और पैसा अपने आप चला जाता है। एक्चुअली 2 दिन पहले ही मुझे कोई इंटरनेशनल कॉल आई थी और एकदम से मुझे पता चला कि ये तो इंटरनेशनल कॉल है, मैंने काट दिया है। तो बिल्कुल सही किया मैम आपने। अपन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में अगर फ्रॉडस्टर के पास एटीएम के कार्ड के पूरे डिटेल्स हैं, सामने के और पीछे के, तो वो विदाउट एनी ओटीपी आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है। ना उसको डिसेबल कर दीजिए ना, इंटरेस्टिंग टाइम डिसेबल कर दीजिए। पाखुरी मैम, मेरी किसी से बात हुई, उन्होंने यूं कहा कि अगर आपका कोई कॉल ऐसा फेक भी आता है तो उसको आप ज्यादा बात करोगे तब तक आपके काफी डेटा चोरी हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको अपन को काट के ब्लॉक कर देना है, अपन को रिसीव भी नहीं करना है। इस टाइप की कोई भी कॉल्स अपन को आ रही है इंटरनेशनल नंबर से तो अपन को कुछ भी नहीं करना, उस पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देना है, उस पर जस्ट इग्नोर इट। अच्छा, दूसरी बात बैंकिंग से संबंधित है कि ये जीवित प्रमाण पत्र के लिए अभी नई ऑनलाइन व्यवस्था कर रही है लागू, तो उसका थोड़ा सा आप बताएंगे। पेंशनर्स के लिए हाँ कोई भी। हाँ बताएं, क्या चाहिए आपको, क्या सूचना चाहिए इसमें? लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन कर दिया है ना सर? हाँ बिल्कुल, कोई ब्रांच में जाके कर सकते हैं, एनी ब्रांच एनीवेयर इन इंडिया। तो ब्रांच में जाना पड़ेगा उसको? यस, लाइफ सर्टिफिकेट के लिए ब्रांच जाना पड़ेगा मैम। उस पर्टिकुलर ब्रांच की जरूरत नहीं है, कोई ब्रांच में जा सकते हैं। सपोज आप बॉम्बे रह रहे हैं, हैदराबाद रह रहे हैं, तो उस हैदराबाद की ब्रांच से कर सकते हैं। अकाउंट आपका उदयपुर में है तो हैदराबाद से भी कर सकते हैं। और तीसरा प्रश्न मेरा था कि आपने वेल्थ मैनेजमेंट की बात कही, तो सबसे बेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट का थोड़ा कोई प्रोसेस या आइडिया हो तो बता दें आप। मैम वेल्थ मैनेजमेंट में देखिए, बैंक ने तो कैटेगराइज किया है इसको एक अलग उस पे, बट अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट सेविंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी आप जानना चाहते हैं ना, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं एक बार आपसे बात करके मैं आपको पूरा बताऊंगी कि कैसे हम कैसे वेल्थ मैनेज हम कर सकते हैं अपनी। नहीं आप एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर है एसबीआई के? हाँ होल्डर तो हूँ सर। बस तो फिर मैडम से बात कीजिएगा फिर मैडम बता देंगी। जरूर सर, थैंक यू सर। ओके, दूसरा एक और था, मेरी बात थी इसमें, जो आपके इंटरनेशनल कॉल आती है, आपके पास डेबिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड है, उसमें 3 तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, डोमेस्टिक होते हैं, मर्चेंट बैंकिंग होते हैं और इंटरनेशनल वाला भी होता है उसमें। तो सभी लोगों को रिक्वेस्ट की है कि इंटरनेशनल वाले को डिसेबल कर दे उसको। तो जब भी जाना हो, आपको फॉरेन में जाना, विदेश जाना हो, तब उसको इंटरनेशनल को चालू रखें, बाकी इंटरनेशनल को डिसेबल कर दे, तो उसमें कोई आपका फ्रॉड चांस नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। एनी क्वेश्चन और? शायद सभी के शंकाओं का समाधान हो चुका है, तो बोरा साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी बोरा साहब। मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है जी हुक्म। और ये क्या होता है कि बहुत सी बार ये एटीएम जो होता है और कोई बहुत बड़ी मिसहेप हो गई, एक्सीडेंट हो गया या किसी आदमी को ट्रेवल कर रहा है और उसको पैसा विड्रॉ करना होता है एटीएम से, तो बहुत सी बार देखते हैं कि एटीएम खराब, बहुत सी बार देखते हैं एटीएम में मनी नहीं, और उस समय उसको ट्रेवल करना है या उसके घर में कोई एक्सीडेंट हो गया और तुरंत उसको मनी चाहिए, और उस समय एटीएम का फायदा नहीं, रात को 12 बजे 10 बजे ऐसा होता है और बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। तो ऐसे केसेस में ये बैंक क्या करते हैं, मतलब इतनी परेशानियों में फंस जाता है वो आदमी। अपन डिजिटल की बात करते हैं, डिजिटल पे हमें फेल करना चाहिए, लेकिन ऐसे केसेस में हमारा जो डिजिटल फेल होता है या वो आदमी परेशान होता है, तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालें। इसमें ऐसा सर कि अभी आरबीआई की इंस्ट्रक्शन आई है कि 1 अक्टूबर से जिस बैंक में कैश नहीं रहेगा उसको 10,000 पेनल्टी होगी। जी बहुत अच्छा। और जो खराब होगा उसका क्या करेंगे? नहीं, उसका टाइमिंग, उसका रीजन असर्टेन किया जाता है कि खराबी किस वजह से रही है, उसका अलग से मॉनिटरिंग होती है, उस बकायदा उसकी इंक्वायरी होती है। हर एटीएम का अलग एटीएम चैनल मैनेजर होता है, उसमें मॉनिटरिंग होती है किस वजह से खराब रहा, जी इंटरनल पार्ट्स फेलियर हुआ
या नहीं प्रवीण जी, सर 10,000 जो बैंक पे लगे ना पेनल्टी, थोड़ी बहुत कस्टमर को दे दो ना उसमें से थोड़ा पैसा। क्योंकि गलती तो बैंक की है, भुगत तो बैंक पे पेनल्टी लगी तो उसका फायदा क्या हुआ कस्टमर को नुकसान तो कस्टमर को हो रहा है ना। 10,000 का आधा बैंक को दे दो, आधा कस्टमर को दे दो। नहीं ये भी है ना सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सी बड़ी प्रॉब्लम है वो ट्रेवल। बिल्कुल सही बात है। नहीं मैं स्वयं बुक भी ऐसी बात नहीं है। एक्सीडेंट में वो जब उसको पैसे चाहिए बैंक में कैश जमा कराने के लिए, हॉस्पिटल में पैसा नहीं होता उसके। बिल्कुल। अच्छा डेबिट कार्ड से हो जाएगा? नहीं उससे कार्ड से हो जाएगा। प्रवीण जी, स्लॉट जो होता है पैसे निकलने का मैक्सिमम 20,000 ही निकल सकते हैं, क्योंकि मैं जैसे वेल्थ अकाउंट में था मुझे 40,000 निकाल सकते हैं एक बार में आप, लेकिन एक बार में निकलेंगे 2 बार में 20,000 निकलेंगे। 40 पीसेस नॉट पीसेस 40। अगर 500 के नोट से ज्यादा रखते ही नहीं एटीएम में तो अपने आप 20,000 से ज्यादा निकाल नहीं सकते हैं। और जितने ज्यादा बार निकालेंगे तो पैसे कटने शुरू हो जाएंगे खाते में से। वेल्थ अकाउंट में नहीं कटते सर, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन। वेल्थ वाला का अनलिमिटेड है। अच्छा वेल्थ का है क्या? तो आपने बता दिया तो ध्यान रखें। हालांकि आजकल कैश ट्रांजैक्शन वैसे कम हो गया है। वेल्थ का किसी भी एटीएम से आप निकालिए, अदर बैंक के एटीएम से भी अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन है, आप कितने बार भी निकालिए। एक वांकुड़े जी एक ये बता दें, ये केवाईसी हर बार क्यों मांगते हैं हर 2-3 साल में? मुझे आज तक ये समझ नहीं है। 2 साल में तो बैंक हर बार मांगते हैं। हाई रिस्क वाले को 2 साल मांगते हैं। My Aadhaar card remains the same, my PAN card remains the same, my driving license remains the same, and why should I be asked to give my KYC every time? KYC 10 साल में एक बार लेने का है। जो नॉर्मल लोग रिस्क वालों को 10 साल में है, मीडियम रिस्क वालों को 8 साल है, और हाई रिस्क वालों को 2 साल में है KYC। हाई रिस्क वालों को 2 साल में है। मैं कुछ एनजीओ का चेयरमैन तो हर बार मांगते हैं हमसे, तो मतलब वो बार हर 2-4 साल में एनजीओ में मांगेंगे, एनजीओ में लेंगे। हाई रिस्क में हाई रिस्क में आ गया ना वो। हाई रिस्क में 2 साल है। एनजीओ वो तो समाज सेवा कर रहे हैं, हाई रिस्क कैसे होगा? वो फिर भी हाई रिस्क माना जाता है। इंडिविजुअल केस में 10 साल का है, आपसे 10 साल बाद मांगेंगे आपसे KYC। चलो आप कह रहे हो तो मान लेते हैं हम, तो नहीं होगा तो आपका नाम ले लेंगे यहाँ पे। बिल्कुल। बहुत अच्छा। चलिए जी, अंकुरी जी, आप दोनों ने बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चनों को समझा और सभी का क्वेश्चनों का, सभी की शंकाओं का, सभी की प्रॉब्लम्स का अच्छे से समाधान किया, सभी को सेटिस्फाइड किया। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। आ रही नहीं, अब नहीं आई, पहले आ रही थी आवाज में। हेलो, हाँ अब आई। आ रही है? हाँ मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। वापस बंद हो गई। हाँ, आ गई आवाज। भैया हाँ जी, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सभी को कि आप सभी ने इतना टाइम दिया, इतनी अच्छी तरह से सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, सभी को सेटिस्फाइड किया। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोनों वक्ताओं को, और साथ ही हमारे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब धन्यवाद आभार के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी वुमन कमेटी की सदस्य हैं डॉक्टर नीताजी मेहता। नेताजी मेहता, आप अपना धन्यवाद आभार देवें। थैंक यू प्रमीला, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी। डॉक्टर नीता मेहता, अच्छा उनको अनम्यूट कैसे करेंगे जी? नीता जी, मेरा लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमीला जी। जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का साथ पाकर मन मुदित हो गया। आज आप सभी के स्नेह से अंतर्मन पुलकित हो गया। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं आज के हमारे प्रमुख वक्ता श्रीमान प्रवीण जी मेहता साहब और श्रीमती पांकुड़ी जी पुरवार के लिए इतना ही कहना चाहती हूँ कि वह हर एक पल जो गुजारा आपने हमारे साथ, उसके लिए तहे दिल से आपका आभार। आपके द्वारा दी गई अमूल्य जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। किसी भी कार्यक्रम की समय सीमा के अनुसार समापन कभी नहीं होता है। वैसे ही आज का यह मात्र समाप्ति हुई है। इसके बाद जो वैचारिक मंथन हमारे अंदर चलेगा और जो सवाल उठेंगे, जब उनका समाधान होगा तब इस कार्यक्रम का समापन माना जाएगा।
मेरा हमारे दोनों ही मुख्य वक्ताओं से निवेदन है कि हमें समय समय पर मार्गदर्शित करें। धन्यवाद की इस श्रृंखला में मैं आभार व्यक्त करती हूँ JSGIF के सभी पदाधिकारीगण का, मोहन जी बोहरा साहब का, RC मेहता साहब का। साथ ही आभारी हूँ यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण की कि आप सब यहाँ पधारे। मैं हार्दिक आभारी हूँ वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी के सभी मेंबर्स की कि आप सभी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। अंत में चंद पंक्तियां आज की हमारी होस्ट डॉक्टर प्रमिला जी जैन के लिए। कतरा कतरा समंदर हो जाएगा, ज्ञान नहीं था। कतरा कतरा समंदर हो जाएगा, ज्ञान नहीं था। मुट्ठी में कैद आसमां हो जाएगा, पता नहीं था। आपके जज्बे को नतमस्तक करती हूँ प्रमिला जी। कार्यक्रम को इतना सफल बनाना आसान नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नेताजी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम का यहीं पर हम समापन करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप सभी ने इतना समय दिया। एक बार पुनः सभी का धन्यवाद। मीटिंग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।